ये वही आकाशवाणी थी जिसने अमिताभ बच्चन जी को रिजेक्ट कर दिया था कि तुम्हारी आवाज बड़ी खराब है। तो सीआईडी में एक एपिसोड में मेरी कास्टिंग हो गई। कास्टिंग हो गई जिसमें मैं लाश बनी थी। चांद के पार चलो उसमें मेरी लीड थी यामी जी, यामी गौतम। तो मुझे ये समझ में आया कि हीरो हीरोइन के बाद कौन। तो मैंने फाइंड आउट किया माँ। मैंने कहा यार मैं तो माँ करूंगी। वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। मेरा नाम अब्बास है और गुलजार साहब ने एक बड़ा प्यारा सा गाना लिखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। उसकी 4 लाइनें हैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं उन्होंने हमें हंसाया है। जो नया शो आया है ग्राम चिकित्सालय, उसमें थोड़ा बहुत रुलाया भी है और कभी कभार नेगेटिव रोल्स करके हमें डराया भी है। सो प्लीज वेलकम टू द कमेंट सेक्शन गरिमा विक्रांत सिंह। थैंक यू अब्बास, थैंक यू, बेहद शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। प्लेजर। मैम, आपकी पैदाइश और आप की अर्ली जिंदगी जो है वो इलाहाबाद में गुजरी, जिसे प्रयागराज कहा जाता है जी। और हमारे शो पे पहले तिग्मांशु सर भी आए हैं। हाँ जी। और एक मैंने चीज नोटिस की है कि इलाहाबाद से जो लोग आते हैं वो इलाहाबाद को अपने साथ ले आते हैं। हाँ। और इवन कभी कभी कौन बनेगा करोड़पति पे जब बच्चन साहब के सामने कोई इलाहाबाद का आता था वो गेम खेलने से पहले वो उनके साथ यादें ताज़ा करते थे इलाहाबाद की। जी। तो बताइए आप कैसे, आप जब बड़ी हो रही थी तो कैसा माहौल था और क्या है इलाहाबाद के बारे में कि लोग छोड़ते नहीं उस शहर को? देखिए, इलाहाबाद की एक सबसे बड़ी खासियत बोल लीजिए या कुछ अलग बोल लीजिए, उस शहर में ना ठसक बहुत है। अच्छा। हाँ, वहाँ का कोई भी बंदा ना आपसे मिलेगा ना तो पूरे रुबाब के साथ मिलेगा। उसकी वजह यह है कि वो बहुत ही साहित्यिक शहर है। मतलब आप वहाँ का रिक्शा वाला भी होगा ना तो उसने भी पढ़ाई की होगी, एक खासा पढ़ाई की होगी। आप उससे रिक्शे में बैठ के आप उससे चर्चा कर सकते हैं कि हाँ भाई बताओ निराला साहब ने क्या लिखा है महादेवी जी ने क्या लिखा है। तो इस तरह का शहर है वो जी। और शायद वो ठसक इसलिए भी है कि वो पढ़ाई सब में है, वो समझदारी सब में है। तो वो ही चीज़ वो लेकर आता है अपने शहर से दूसरे शहरों में। वो कॉन्फिडेंस शायद वो शहर हमें देता है और इसीलिए शायद हम अलग से कुछ दिख जाते होंगे जी। जी। तो जब आप छोटी थी कब आपके दिमाग में ये आया कि भाई एक्टिंग एक चीज़ है, इसको किया जाए? देखिए, दिमाग तो मुझे लग रहा है बहुत बाद में आया, क्योंकि मैं बेसिकली मैं गाने की तरफ मेरा रुझान था और मैं गाती थी। तो मेरी माँ को लगा कि अच्छा ये तो गाती है तो इसको हिंदुस्तानी संगीत सिखाते हैं, क्लासिकल सिखाते हैं। तो उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया। तो मैं सीख रही थी, क्लास 6th की बात है ये। फिर 12th में आई मैं, तो मैं म्यूज़िक कर रही थी और वहाँ पे मेरे जो पति हैं इस समय क्या मतलब हमेशा के लिए योगेश विक्रांत, वो अपने प्ले के लिए म्यूजिक करवाने आए थे जिनसे मैं सीख रही थी, मेरे गुरु से। तो मुझे लगा कि अच्छा ये भी कुछ होता है, थिएटर क्या होता है। वहाँ पहली बार मुझे पता चला कि थिएटर क्या होता है। तो हम जाते थे अपने गुरुजी के साथ वहाँ पे म्यूजिक करने और मुझे वो दुनिया इतनी जादुई लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। धीरे धीरे मैं देखती थी सारे किरदार आ रहे हैं और मंच पर अपने अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं और जा रहे हैं। मैंने कहा ये कौन सी दुनिया है भाई, ये तो बड़ी कमाल की दुनिया है। फिर उस प्ले में जो किरदार जो निभा रहे थे वो यही मुंबई से जाते थे और उनके पास वक्त कम होता था, तो वो कभी कभी आते थे और रिहर्सल करते थे। जब वो मुंबई इलाहाबाद आते थे और करते थे, चले जाते थे। तो उस दौरान उनके किरदारों को निभाने के लिए दूसरे जिसे प्रॉक्सी कहते हैं, तो मैं भी दौड़ के, जो लड़की का पार्ट था मैं दौड़ के करने लग जाती थी। और वो करते करते मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो कुछ अलग है जो मेरे अंदर पैदा हो रहा है और मैं वो चाह के भी खुद से निकाल नहीं पाई उस चीज़ को। हालांकि जब मैं स्कूल में थी तो मैं करती थी, प्लेस करती थी जो बच्चों के होते हैं, लेकिन उस दौरान मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ये चीज़ मुझे इतना प्रभावित करेगी, ये मुझे इतना डुबोएगी अपने अंदर
तो फिर वहाँ से मुझे पता चला कि अच्छा थिएटर है और ये मुझे करना चाहिए। और जब मैं प्रॉक्सी करती थी तो मेरे जो हस्बैंड के बड़े भाई हैं शांति भूषण जी, उन्होंने कहा यार ये लड़की अच्छी, इसको लेके मैं प्ले करूँगा। तो वहाँ से मेरी जो यात्रा है वो शुरू हुई थिएटर को लेके। एक बहुत क्यूट सी चीज़ है, आपने हस्बैंड का जब भी मेंशन करती हैं आप मुस्कुरा देती हैं। और ये तो चलिए वहीं उसी से बात करते हैं। जितनी हमने रिसर्च की, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई कि आपके जो पति हैं वो राइटर, जैसे आपने कहा थिएटर करते थे और डॉक्टर भी हैं। हाँ। तो अब अपनी लव स्टोरी बताइए कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ? देखिए जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि उनसे पहली मुलाकात वहीं हुई थी, वो म्यूजिक के लिए आए थे और वहाँ मुलाकात हुई। और बहुत शांत, मतलब उनसे शांत व्यक्ति मैंने अभी तक नहीं देखा। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जितना संयम उनके अंदर है ना, ओहो। तो मैं बस देखती रहती थी। तो फिर धीरे धीरे उनसे दोस्ती हुई, लेकिन कभी हमारा ये नहीं हुआ कि अच्छा हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से। वो दोस्ती धीरे धीरे डेवलप होती चली गई कहीं ना कहीं। और फिर एक दिन लगा कि यार ये दोस्ती तो बड़ी कमाल हो रही है। फिर एक दिन मुझे याद है, वो 14 नवंबर का दिन था, हम इलाहाबाद डेलीगेसी में बैठे हुए थे और इनके परिवार, चूंकि ये ठाकुर हैं और इनके परिवार की तरफ से क्या होता है कि ठाकुरों में जल्दी शादी हो जाती है। अच्छा। तो परिवार की तरफ से काफ़ी प्रेशर हो रहा था कि शादी करनी है। तो उन्होंने, हम बैठे हुए थे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो गरिमा, कुछ तो है जो बहुत अच्छा है हम दोनों के बीच में, और मैं चाहूँगा अगर तुम मेरे जीवन में मेरे साथ रहो। मेरी यात्रा ऐसी ही है कि झोला उठाऊंगा, आज यहाँ हूँ कल वहाँ हूँ, क्योंकि तुम देख रही हो मैं या तो पढ़ाई में हूँ, या तो थिएटर में हूँ, या तो अपना दूसरी चीज़ों में जो क्रिएटिव है। तो मैं यात्रा कर रहा हूँ, तुम आ सकती हो तो आ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो मैंने बिना सोचे समझे कहा कि हाँ, मुझे तुम्हारे साथ ही आना है, जो भी है अब साथ है। उस दिन का निर्णय हम दोनों ने साथ लिया कि हमें साथ ही होना है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, बट उस दिन मैंने वादा किया था मुझे विक्रांत को कि मैं हूँ, और वहाँ से हमने शुरुआत की। अच्छा। लेकिन मुझे ये पता था कि समस्याएं आएंगी, क्योंकि मैं कायस्थ परिवार से हूँ और हमारे यहाँ पढ़ाई बहुत मायने रखती है। और मैं उस समय ग्रेजुएशन में थी, और मेरे माँ को, मेरे पापा को था कि कहीं अच्छे, ऑब्वियसली किसी भी पेरेंट को लगता है कि आपकी एक बेटी है तो आईएएस से शादी कर दो, या पीसीएस से, या जो भी जो समाज का ढांचा है। तो मैंने मुलाकात करवाई माँ से जी, क्योंकि पिता थोड़ा कम रहते थे घर पे। तो थिएटर के चलते विक्रांत का आना जाना घर में था। उनके आने से ये हुआ, मेरा घर बदलने लगा। अच्छा। घर इन द सेंस कि बहुत सारी जो वंचनाएं होती हैं, हर घर की मैं बात करूं, जो छोटे घरों की बात होती है कि एक संवाद की स्थिति नहीं होती है, क्योंकि पति बाहर काम कर रहा है, माँ घर पे है अपने, सिर्फ जुड़ते कब है जब बच्चों की बात आती है कहीं ना कहीं। विक्रांत ने बातचीत करनी शुरू की माँ से, माँ को खोलना शुरू किया दूसरी चीज़ों में। वैसे तो माँ मेरी बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो MA MEd उस दौरान की प्रिंसिपल थी, लेकिन जब उन्होंने दूसरे मुद्दों पे उनसे बातचीत की, उनसे चर्चाएं की ना, तो उन्हें अच्छा लगा। उन्हें लगा कि अच्छा वो भी सोच सकती हैं या चीज़ें कर सकती हैं। तो इसी तरह बातचीत करते करते विक्रांत ने बोला कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो माँ ने बोला आप क्या करते हैं, और हम कुछ नहीं कर रहे थे। ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि आप क्या कर रहे हैं, आप मेरी बेटी को क्या खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात तो मैं आपको बहुत साफ बता दूं कि मेरे से अच्छा लड़का आप दिया लेके ढूंढेंगे कहीं नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि मैं जिस तरह आपकी बेटी को रखूंगा ना, इस दुनिया का कोई लड़का नहीं रख सकता। और काम तो मैं कर ही लूंगा, आज नहीं तो कल वो चीज़ मैं कर लूंगा, लेकिन हाँ वो नहीं करूंगा जो आप चाहती हैं। मैं IAS PCS नहीं बनूंगा, साफ बता रहा हूँ, वो मेरे एजेंडे में नहीं है। हो सकता है मैं कल बेहतरीन कलाकार बन जाऊं, बेहतरीन राइटर बन जाऊं, अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन वो नहीं बन पाऊंगा, ये साफ बता रहा हूँ। किसी आपको उसमें नहीं रखना चाहता। माँ मेरी धीरे धीरे तैयार रही, और मेरा भी उन्होंने कमिटमेंट देखा कि अच्छा ये है, बट उनकी चिंता ये थी क्या करेंगे दोनों। मैं बहुत पैम्पर्ड रही हूँ, मुझे हर चीज़ उपलब्ध रही है। तो हम उस दौरान आकाशवाणी में
चल रहा था, ऑडिशन चल रहे थे इसके लिए, कंपेयरिंग के लिए, ओके, हाँ, जो होस्ट करते जी, हैं कार्यक्रम। तो तलफ़ुज़ अच्छा था मेरा भी, विक्रांत का भी। कुछ चीज़ें थी इधर उधर उर्दू वाली जो विक्रांत ने मुझे डिक्शन थोड़ा मेरा ठीक करवाया, और हम दोनों ने वहाँ पे ऑडिशन दिया और हमारा हो गया एग्ज़ाम, वो पास कर लिया हमने। और मुझे याद है हमें प्रोग्राम के हिसाब से एक प्रोग्राम करने पे 250 मिलता था हमें। अच्छा, तो उन्हें 5 दिन का मिलता था मुझे, तो हम टोटल जो है हम लोग 2,500 के करीब कमा लेते थे। तो वो एक बेस बन गया था कि हम बोल सकते हैं कि हम आकाशवाणी में काम करते हैं। इस आधार पे ये चीज़ हुई कि अच्छा, माँ ने बोला कि ठीक है चलो जी। तो इस वक्त पे आपकी मम्मी को तो पता चल गया क्या हो रहा है। हाँ। पापा को पता था, अरे उनका क्या बाप रिएक्शन रे। था? पापा को मुझे बताने की तो हिम्मत नहीं थी। मम्मी ने कहा कि अच्छा मैं बात करती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। बाप रे, मुझे याद है वो टेंशन आज भी मुझे महसूस होता है। मम्मी गई और बताई कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि विक्रांत तो घर आना जाना लगा ही था, परिचित थे ही पापा। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है और दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। तो पापा बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कास्ट अलग हमारी, दूसरा हम कुछ ऐसा भी ग्रेट नहीं कर रहे हैं कि अच्छा चलो आप शादी कर लोगे। मतलब उन मानदंडों पर विक्रांत नहीं थे जो एक समाज ने बनाया हुआ है। तो बहुत गुस्सा, और उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता है। और मैं भी अड़ गई कि अब होगा तो यही होगा, आप ही की बेटी हूँ और मैं यही करूँगी। मुझे उस इंसान के सिवा अपने जीवन में कोई और नहीं चाहिए, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगी, वो अब भूल जाइए। फिर बहुत बहस हुई मेरी पापा से। और स्थिति ये थी कि घर में वो सुबह निकलते थे काम के लिए, तब मैं कमरे से बाहर आती थी, और जब वो शाम को आते थे मैं अपने कमरे में। और ये पूरे महीने चला। जब ये पूरे महीने चला ना, तो मेरी माँ एकदम त्रस्त हो गई। और फिर उसने बोली कि आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो भाग जाए? कम से कम उसने बताया ना, साफ बोला ना, वो भागने वाली तो है नहीं कि उसने ऐसा कुछ किया हो। इधर ये सब चल रहा था, इधर विक्रांत ने अपने पिताजी को बता दिया कि ऐसा ऐसा है, कायस्थ है लड़की। तो बोले ठाकुरों का गांव है, यहाँ पे कायस्थ लड़की कैसे आएगी, तुम समझ रहे हो, हमें जात बाहर कर दिया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि वो कुछ नहीं हो सकता, अब जो हो गया हो गया। और रिश्ते आए जा रहे थे, बहुत सारे दहेज के साथ आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता, कैसे भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक ही तर्क दिया मेरे फादर इन लॉ को कि आप अधिक से अधिक कितना जिएंगे, 30 साल, जो जिस उम्र में आप हैं, अधिक 30 साल जिएंगे। आप 30 साल के लिए मेरे आने वाले 60 साल बर्बाद कर देना चाहते हैं, सिर्फ अपनी जिद में कि आपको वो लड़की नहीं पसंद है या वो किसी दूसरी जाति की है, सिर्फ इसलिए। तो उनको बड़ा धक्का सा लग गया, क्योंकि उन्होंने बोला तुम क्या चाहते हो, परिवार कूद के जान दे दे? कि आप जान दे देंगे लेकिन अपने बेटे की खुशी आपको मायने नहीं रखती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो पहले मैं मिलूंगा। तो वो आए, मुझे बुलाया गया, मैं गई मिलने, और देखे वेखे। फिर कहते हैं कि दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हैं और गड्ढे में हैं, दोनों भाई बहन लगते हो। मैंने कहा यार क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम लोग को साल भर देता हूँ, अगर तब भी तुम लोग बने रहे एक दूसरे के साथ तो मैं शादी कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो हालांकि वो साल हुआ नहीं पूरा, क्योंकि जल्दी थी काफ़ी विक्रांत को भी, और उनके घर में जो प्रेशर दूसरी शादियों के आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आता हूँ। अब मम्मी ने बोला कि उनके पिताजी आ रहे हैं मिलने के लिए आपसे। तो मुझे भी घबराहट, क्योंकि बहुत मुझे लग रहा था कलेश ना हो जाए भाई घर में, है ना, वो भी तैयार नहीं, ये भी तैयार नहीं, क्या होगा भाई। मैं सुबह उठी जिस दिन उनको आना था, बाबूजी को, मैं उनको बाबूजी बोलती हूँ, अभी तो नहीं है वो। तो देख रही हूँ सुबह डाइनिंग टेबल पे बहुत सारा फल रखा है, सब्जी रखी, मिठाई रखा है। मैंने मम्मी को कहा भाई क्या? कहती है मुझे भी नहीं पता, पिता तुम्हारे लेकर आए हैं। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, अच्छी बात है। तो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं वो रेडी हो गए, क्योंकि पिता आ रहे हैं, लड़के के पिता आ रहे हैं सामने से। फिर बैठे दोनों लोग बात की। उन्होंने कहा देखिए, हम माने चाहे नहीं माने, ये दोनों तो मान गए हैं, और हम कुछ भी कर लें, करेंगे दोनों, कुछ मतलब नहीं है लड़के। और मुझे आपकी बेटी पसंद है, आप देख लीजिए, और आप आइए घर देख लीजिए, आप सब चीज़ तसल्ली कर लीजिए, आपको जो भी वो है। तो पापा कहे ठीक है। तो पापा और भैया गए गांव, ठेठ गांव,
भाई लाइट नहीं रहती वहाँ, टॉयलेट नहीं था, सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल ठेठ गांव जैसे होते हैं। घर पे आए, भाई ने मुझसे पूछा तुम रह लोगी? मैंने कहा क्यों? पापा ने बोला वहाँ टॉयलेट नहीं है, लाइट नहीं रहती, रह लोगी? मैंने कहा मैं रह लूँगी। बोले शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा नहीं आएगी, ये मेरी ज़बान है, कभी नहीं आएगी। बोले ठीक है। तो फिर वो वहाँ से हमारी शादी हुई। और हालांकि वही बात है कि एक होता है ना, ये मैंने TVF के एक शो में देखा है कि मानने के बावजूद कहीं ना कहीं असहमतियां रहती हैं जी, है ना। वो चीज़ मैंने फेस की, विक्रांत ने फेस की मेरे फैमिली से, मैंने उनकी फैमिली से। बट हमें लगता था कि नहीं चलो हम साथ में हैं। तो ये हमारी मतलब प्रेम की पूरी जर्नी रही, बट वो साथ थे हमेशा। आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ड्रामा हो रहा था जो आप स्टेज पे कर रही थी उसके अलावा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए गांव बहुत नई सी बात थी। और ठीक है, मैं भी, मेरा जो है पापा का घर या मम्मी का घर वो भी गांव से ही है, लेकिन आप गांव में एक लड़की होना और एक बहू होना में जमीन आसमान का अंतर है। लड़कियां आराम से गांव घूम सकती हैं, बहुएं नहीं घूम सकती। उनके लिए सरहदें बांटी गई हैं कि आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती। आपको जाना भी है तो आपको इतना बड़ा घूंघट लेना पड़ेगा। तो सरहदें कभी बहुओं को खुलने नहीं देती। तो बहुत बड़ा अंतर है। एक सवाल है मेरे दिमाग में कि जब उस वक्त पे जब आप थिएटर करना आपने शुरू किया जी, क्या एक दिमाग में थोड़ा बाइफर्केशन था कि फिल्में होती हैं, थिएटर होता है, टीवी होता है? देखिए जब मैं थिएटर कर रही थी ना, तो उस दौरान तो मैं पढ़ाई ही कर रही थी, मैं मास्टर्स कर रही थी। लेकिन भविष्य की ऐसी कोई योजना नहीं थी कि मुंबई आना है, टीवी करना है, फिल्म करना है, ऐसी कोई योजना नहीं थी। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि हमें अपना जीवन यापन भी करना था, क्योंकि शादी हो चुकी थी। शादी होने के बाद सिर्फ आकाशवाणी से घर नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ा सच था। क्योंकि हम किराए पे रह रहे थे, जिसमें 1200-1300 हमारा किराया निकल जाता था, बाकी में हमें अपना जीवन चलाना होता था। तो उसके साथ साथ हम और दूसरी गतिविधियों में हमने अपने आप को डालना शुरू किया, जिसमें शामिल था सहारा समय में पत्रकारिता। अच्छा। तो हम दोनों रिपोर्टिंग करते थे कल्चरल बीट के लिए। मैं अगर आज लिख पाती हूँ तो उसमें भी योगदान विक्रांत का ही है कि वो उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे क्या लिखना है, फॉर्मेट बताना, ये ना वो सब उन्होंने मुझे सिखाया। और मैं धीरे धीरे उनको असिस्ट करते करते लिखने भी लग गई। तो हम दोनों करते थे पत्रकारिता, और हमारा ये था कि हमें पत्रकार ही बनना है, क्योंकि हम बड़े मुखर थे। मैं तो बड़ी ब्लंट, मुझे इंटरव्यूज करने होते थे, मैं बहुत बुरी तरह इंटरव्यू करती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमें लखनऊ से कॉल आ गई सहारा समय से कि आप लोग यहाँ आइए और यहाँ ज्वाइन करिए, क्योंकि आप लोग का बहुत अच्छा चल रहा है, जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो आप लोगों ने, और पेपर के लिए लिखती थी मैं, क्योंकि मीडिया उतना प्रोमिनेंट नहीं था। तो आप लोगों से की वजह से हमारा सर्कुलेशन बढ़ गया है। जो 2500 था वो हमने 13,000 पहुंचा दिया था। तो हमने कहा कि यार लखनऊ हमें पछता नहीं था कि यार लखनऊ जाके क्या करेंगे। फिर हमने वहीं पे शुरू हुआ था इलाहाबाद में दूरदर्शन तुरंत का ही अभी लॉन्च ही हुआ था, तो हमने वहाँ भी काम करना शुरू किया। फिर थिएटर हम साथ में कर ही रहे थे, तो ये हुआ कि NSD दिया जाए। थिएटर कर रहे थे, क्योंकि अंततः जो है सबका गंतव्य वही है ना, कि NSD जाना है। तो साथ ही साथ एक पत्रिका हम लोग निकाल रहे थे सांस्कृतिक समुच्चय के नाम से, जिसमें दुनिया भर के साहित्यकारों के लेख, उनकी कहानियाँ, उनकी कविताएं, वो सब हम लेके उसमें छापते थे। तो उससे हुआ ये था कि जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो NSD के ही क्यों ना हो, टीचर सारे जो भी हैं, सबसे परिचय हो गया था। और हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने नामवर सिंह जी को बुलाया था और दूधनाथ जी को बुलाया था, राम गोपाल बजाज जी आए थे, सब लोग आए थे। हमने मंचन भी किया था एक, और उन लोगों ने देखा होगा और हमसे कहा गया कि भाई आप लोग भरिए फॉर्म। तो हमने कहा ठीक है भाई, एक तरह से कहीं ना कहीं वो था स्वीकृति जैसी कि तुम लोग भरो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग NSD में क्यों नहीं हो। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया हम लोग की तरफ। तो हमने कहा हाँ यार ठीक है। हम बड़ी तैयारी की, हम दोनों ने फॉर्म भरा। फिर अब ये क्वेश्चन आया कि यार अगर किसी एक का हुआ तो जीवन बदल जाएगा। और हम दोनों रेडी नहीं थे कि हम अलग रहें किसी भी शर्त पे।
तो हमने वहीं के वहीं फॉर्म फाड़ा और स्वाहा कर दिया कि भाई नहीं जाना NSD। थिएटर तो कर ही रहे हैं ना, चाहे यहाँ करें चाहे वहाँ करें। पढ़ाई की जहाँ तक बात है, साहित्य हम पढ़ ही रहे हैं, सारे साहित्यकारों से आना जाना मिलना जुलना। उस दौरान वहाँ पे काफ़ी लोग थे, मुझे लग रहा है रविंद्र कालिया थे, ममता कालिया जी थी, दूधनाथ थे ही वहाँ पे, और मेरे ख्याल से वो भी थे, नीलाभ थे, अश्क जी के बेटे जी। हाँ, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो काफ़ी साहित्यकार थे जिनसे मिलना जुलना उठता। तो हम लोग को एक अच्छी खासी समझ विक्रांत को थी, मैं डेवलप हो रही थी, वो पहले से डेवलप थे, मैं बहुत डेवलप हो रही थी इन चीज़ों में। तो हमने थिएटर वहीं पे, मतलब कि हमें नहीं जाना है NSD, हम यही सिर्फ यही एक वो था कि हम अलग नहीं होना चाहते थे। हम ये था कि जो करेंगे साथ करेंगे। फिर भैया जो मेरे जेठ हैं शांति भूषण जी, जो इस समय बहुत अच्छे राइटर हैं वो भी, और बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर, उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग इतना वहाँ मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, वो समय मुंबई में थे तब। उन्होंने कहा कि तुम लोग मुंबई आओ। हमने कहा यार हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हमें दिल्ली जाना, हम मुंबई क्यों आएंगे। बहुत सोचा, बहुत समझा, फिर ये हुआ कि अच्छा चलो चलते हैं। तो फिर हम यहाँ पर आए 2004 दिसंबर में यहाँ आ गए, और वहाँ से हमारी मुंबई की यात्रा शुरू हुई। फिर हमारे जो आकाशवाणी के पैक्स थे, उन्होंने कहा कि तुम लोग अगर मुंबई जा रहे हो तो मुंबई आकाशवाणी में काम करो। तो उन्होंने हमारा ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ। तो हम यहाँ पे किए। फिर हमें समझ में आया यार ये तो पैसे उतने ही रहेंगे, 250 से 300, वहाँ 250 था, यहाँ 300 है, 300 में कैसे होगा। तो फिर मैंने कहा, तो फिर भैया ने हमें गाइड करना शुरू किया कि तुम एक्टिंग करो, विक्रांत को राइटिंग करने दो, वो तो कर ही रहे हैं, उनको राइटिंग करेंगे, तुम वो करो। तो मैम आपकी एक्टिंग, प्रॉपर एक्टिंग करियर पे हम जाएं उससे पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा जी। तो आपने कहा आप सहारा समय में जर्नलिज्म कर रही थी जी। इसके साथ साथ आप आकाशवाणी में भी काम कर रही थी जी। और आपने पत्रिका भी निकाली। जी। इस पत्रिका के बारे में बताइए, किसका आइडिया था और आप खुद सेल्फ पब्लिश करते थे? क्या होता था? पत्रिका का आइडिया टोटली विक्रांत का था, क्योंकि मुझसे ज़्यादा, मैंने पहले भी बोला कि वो हिंदी के छात्र थे, हिंदी से MA भी कर रहे थे, और सारे साहित्यकारों के बीच उनका उठना बैठना था तब। और चूंकि मतलब बहुत रेगुलर बेसिस पे हमारे घर में पत्रिकाएं आती थीं, क्योंकि हम थिएटर भी कर रहे थे और हम बहुत करंट चीज़ें जानते रहते थे। बड़ी उत्सुकता रहती थी हमें कि अच्छा इनकी कहानी कौन सी आई, इस रचनाकार की कौन सी कहानी आई, या कोई नई कविता आई। तो बड़ा, मेरे लिए तो बड़ा नया था, विक्रांत के लिए तो रोज़ की बात थी वो। तो उन्होंने कहा यार कि मैं सोच रहा हूँ कि पत्रिका निकालूं, एक संस्था बनाते हैं, पत्रिका निकालते हैं और उसी संस्था से हम थिएटर भी करेंगे। और हमने, उन्होंने बोला कि और हम अपनी ही संस्था से, उसी नाम से हम हर एक साहित्यकार को एक सम्मान भी दिया करेंगे, वैसा एक हम। तो हमने ये पूरा बनाया। और आपको अमृता प्रीतम जी के साथ भी बात करने का मौका मिला इसके थ्रू? जी, बात करने का तो क्या मतलब, हाँ, उनसे ज़्यादा इमरोज़ जी से बात की। और ये पत्रिका निकालने के दौरान की ही बात है कि अब ये हुआ कि सारे साहित्यकारों से उनकी रचनाएं मंगाई जाएं। और चूंकि हम दोनों बहुत ही बड़े फ़ैन अमृता जी के, मतलब उनकी सारी कृतियां ऑलमोस्ट पढ़ी हैं हमने, तो ये था कि यार अमृता जी से बात की जाए, इमरोज़ सर से बात की जाए। तो ये अच्छा हुआ नंबर शायद विक्रांत ने कहीं से जुगाड़ा, किसी से मिल ही गया, क्योंकि इमरोज़ की भी कविताएं शायद आती थी उस दौरान, और अमृता मैम की तो आती ही थी। तो ये हुआ कि बात की जाए। तो हम सोचे कि बात करने के लिए हमें दिल्ली चलना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में उस दौरान वो लोग रह रहे थे। तो हमने फ़ोन किया तो उधर से हेलो हुआ। तो हमने कहा कि जी अमृता जी से बात करनी है। तो बोले वो तो थोड़ी बीमार हैं। तो मैंने पूछा कि आप कौन? बोले मैं इमरोज़ बोल रहा हूँ। अल्लाह ऐसे दिल पे चला ना। मैंने कहा इमरोज़ सर, मैं और विक्रांत एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, मतलब वो हमारे लिए स्टारडम जैसा था कि उनकी आवाज़ सुन लेना, जिसके हम प्रशंसक हैं इतना ज़्यादा, जिन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम क्या होता है, प्रेम करना क्या होता है। ओ भाई, तो हम दोनों 2 मिनट के तो ऐसे नंब से हो गए थे। तो हमने कहा कि सर हम ऐसे पत्रिका निकाल रहे हैं, उसमें आपकी रचनाएं चाहिए। और वो पेंटिंग करते थे, तो हमने कहा कि आपकी कोई पेंटिंग होगी तो हमें अच्छा लगेगा, और अगर अमृता मैम की कोई ऐसी रचनाएं जो अभी तक नहीं छपी हैं वो हम चाहते हैं कि हम छापें।
तो उन्होंने बोला कि देखिए अमृता तो अभी बिस्तर पे हैं, वो काफ़ी बीमार हैं और उनसे बातचीत तो संभव नहीं है, बट फिर भी वो सुन रही हैं आपको, मैं बातचीत कर रहा हूँ, मैं बता भी रहा हूँ। उन्होंने बीच में करके अमृता ऐसे ऐसे योगेश और गरिमा का फ़ोन आया है और कविताएं, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं क्योंकि शायद बीमार रही होंगी। तो इमरोज सर ने बोला कि आप लोग का स्वागत है, अगर आप आना चाहते हैं आप आइए, और फ़िलहाल अमृता ने बहुत दिनों से कुछ लिखा नहीं है तो वो तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, और जो भी चीज़ें हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सर, हम दिल्ली आएंगे आपसे मिलने के लिए, और जैसे टिकट्स होते हैं हम आपको बताएंगे। बोले जी जी ज़रूर। अब वही बात है कि बदकिस्मती वाली बात है कि उसके कुछ ही दिनों बाद अमृता जी नहीं रही जी। और वो बहुत शॉकिंग था हम लोगों के लिए। तो वो क्रम तो खैर वहीं टूट गया, फिर दिल्ली जाना नहीं हुआ, लेकिन हमने पत्रिकाएं निकाली और बहुत सारे जैसे जितने भी ऑलमोस्ट साहित्यकार हैं सबको, मैत्री पुष्पा जी का लेख था उसमें, मतलब बहुत सारे, और जो युवा कहानीकार थे, युवाओं का एक अलग वो था, सेक्शन था। तो वो पत्रिका रखी, अभी तो काफ़ी पुरानी बात है, मतलब ये 20 साल पहले की बात आपको मैं बता रही हूँ। तो ये तब की बात है, बहुत सारे, मतलब उस समय जो भी राइटर्स थे सबकी कृतियाँ थी उसमें। और आकाशवाणी में आप जो कंपेयरिंग करी थी वो आपको याद है? आप क्या, क्योंकि हमारे दिमाग में तो वही होता है कि भूलपुर से राजू ने ये भेजा है और वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अरे वो तो मतलब वो कमाल की, मतलब आकाशवाणी ना कमाल है। अच्छा। ये वही सबसे बड़ी बात तो थी, ये वही आकाशवाणी थी जिसने अमिताभ बच्चन जी को रिजेक्ट कर दिया था कि तुम्हारी आवाज बड़ी खराब है। हम जब वहां जाते थे मैंने कहा ये वही है इसने। और सोचिए इस बात का उन्हें बहुत घमंड है, इस बात का बड़ा घमंड है कि हमने रिजेक्ट किया उनको। खैर चलो वहाँ पे गए, लेकिन लाइब्रेरी जो वहाँ पर है ना वो बड़ी अच्छी है। तब हम ना वो चलाते थे, जब हम कार्यक्रम पेश करते थे तो बीच बीच में गाने चलाने पड़ते थे, तो वो तवे वाला आता था। अच्छा। वो हम चलाते, अब भाई पर होने लगता था उसमें, तो उसको साफ कर रहे हैं वो करते थे हम। फिर प्रोग्राम करने के लिए एक बार हमने प्रोग्राम किया था, कहती है क्या अच्छी गजल। अच्छा। ये शीर्षक था, उसमें हमने सारे जितने भी गज़लकार थे, जितने लोग थे उर्दू के, उन सबको शामिल किया, उनकी रचनाएं ली, उनके शेर लिए, सब करते करते, और हम दोनों को उस प्रोग्राम के लिए ए मिला था। अच्छा। हाँ, और हम लोग युवाणी करते थे, और यूथ में हम पहले थे जिन्हें ए मिला था उसमें, पता नहीं उसके पहले मिला होगा, बट हमें हमारे बैच में थे तो हम लोग को ए मिला था। बट विक्रांत बहुत अच्छा लिखते थे और मिलके पेश करते थे वो कार्यक्रम। और हमारी कार्यक्रम अधिकारी थी रूपम जी, रूपम नारायण पांडे, वो बड़ी खुश होती थी कि दोनों बड़े, वो श्रीवास्तव थी और उनको ये था कि मैं श्रीवास्तव हूँ, हाँ ये लड़की अच्छी है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा फेवरिज्म मुझे मिल जाता था। तो वो बहुत अच्छी जर्नी थी। आकाशवाणी एक अच्छी जगह जहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला। हाँ ठीक है, अब आते हैं, जैसे आपने कहा आप मुंबई आई, आपने एक फिल्म की हल्ला बोल, हाँ, और आपको रियलाइज हुआ कि भाई फिल्म में इतनी देर मेहनत करो, इतनी देर वेट करो, और जो पैसे मिल रहे हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। तो फिर टेलीविजन की तरफ कब आपका रुख बदला? टेलीविजन की तरफ मैंने जैसे बताया कि जो मेरे जेठ हैं भैया, उन्होंने बोला कि गरिमा टीवी के ऑडिशंस ऐसे होते हैं, तुम वहां पे जाओ। और ये अर्ली 2000 जब डेली 2005 की बात कर रही हूँ मैं, 5 की बात कर रही हूँ। तो ये होता था कि डेली में, तब मुझे पता नहीं था कि किसी शो में 20 दिन काम करना मतलब और राजा। तो मुझे लगा 20 दिन तो आराम से मिल जाएगा, मैं इस जोन में थी। भैया ने कहा नहीं, वो कंटिन्यूटी मिलना इतना आसान नहीं है गरिमा, तुम्हें पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, ऑलरेडी यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम शुरुआत करो एपिसोडिक से, तो सीआईडी आता था तब। करेक्ट। अभी शुरू हुआ है तुरंत। तो सीआईडी में एक एपिसोड में मेरी कास्टिंग हो गई, जिसमें मैं लाश बनी थी जिसको मार के उसका बाल जो है हटा दिया जाता है। तो मुझे पूरा पहनाया गया था और मैं पड़ी हुई थी। मैंने कहा भाई चलो कर ले, पैसे तो मिले। बहुत मुश्किल होता है, मैंने सुना लाश बनना बहुत मुश्किल होता है। बट बीच बीच में चूंकि मैं लेटी हुई हूँ, इधर उधर खून तो वो लोग डालते हैं जो इन लोग आता है, चिप बहुत परेशान। पूरी रात हमने शूटिंग की, पर
जब पैसे मिले तो अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है यार, मैं करूँगी, ये भी करूँगी। मेरा सही बता रहा हूँ, मेरा कहीं और दिमाग नहीं था, मतलब मुझे घर चलाना है। क्योंकि विक्रांत अभी स्ट्रगल कर रहे थे राइटिंग के लिए, क्योंकि कहीं से कुछ आया नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं। तो इस तरह करते करते उन्हें अच्छा लगा डायरेक्टर्स को, तो उन्होंने फिर 1 सीन 2 सीन मतलब इस तरह से मिलते मिलते मैं करने लग गई थी, मतलब स्टोरी मिलने लगी थी मुझे। फिर एक शो आता था रूह। रूह में उस समय होते थे कोऑर्डिनेटर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं, कोऑर्डिनेटर्स होते थे। तो उसने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। मैंने कहा ठीक है। बोले नर्स का है, नर्स का है। मैंने गई भाई, नर्स बनी मैं, और मैं खड़ी रही किनारे, सिर्फ खड़ी रही। और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने कहा कि आज खड़ी हूँ ना, और वो 500 रुपये में मेरी कास्टिंग हुई थी। मैंने कहा 500 लिया है ना, आऊँगी मैं भी। मतलब इतना गुस्सा आया था ना उस दिन मुझे कि मैं आऊँगी। उस दिन भी मुझे पता था कि मैं आऊँगी, कुछ भी हो जाए। तो खैर वहाँ से किया, लेकिन उस दिन मैंने ठान लिया कि ये तो नहीं करूँगी कुछ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको ना मारता है अंदर से, क्योंकि आपको पता है कि आप कर सकते हो। फिर मैंने कहा कि अब मैं ना डेली शो जो होते हैं डेली वाले, वो उसका ऑडिशन दूंगी। तो एक जगह मुझे पता चला ऑडिशन हो रहा है, जी टीवी का शो था परिवार। वहाँ पे गई और नेगेटिव के लिए मैंने कास्टिंग की और मेरा हो गया। मैं बड़ी खुश, अरे यार नेगेटिव मिल गया, ये वो। उन्होंने बोला 15 दिन शूटिंग होगी। मैंने कहा ठीक है। और उसके लिए मुझे मिला 1200 रुपये, सबसे कम, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने जितने पे मुझे चाहा वो कर लिया। 1200 पे मैंने कहा, बट ठीक ठाक पैसे मुझे महीने में आने। वहाँ से मेरी कंटिन्यूटी की यात्रा शुरू हुई। परिवार किया, परिवार करने के बाद एक शो आता था चांद के पार चलो, उसमें मेरी लीड थी यामी जी, यामी गौतम। ओके। वो उनका पहला शो था, वो आई थी वहाँ से, शिमला से, जहाँ की हैं वो शायद। तो वो एज ए लीड, लेकिन वो शो ज़्यादा चला नहीं। वो गुल खान का प्रोडक्शन था वो लोग भी नए थे, हम सब नए थे। वो भी किया। वो करते करते मतलब ठीक ठाक स्थिति मैंने कर ली थी कि अच्छे पैसे आने लगे थे। फिर मुझे लगा कि यार अब तो मैं माँ बनूंगी। विक्रांत को मैंने इच्छा जाहिर की कि यार मुझे ना, क्योंकि मैं टच कर रही थी 30, और एक जो होता है ना कि नहीं अब 30 के हो गए, आपको बच्चा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं डर मेरे अंदर था कि ऐसा ना हो लेट हो जाए। और मुझे तो चाहिए था, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैंने विक्रांत को बोला कि यार मैं अपना काम नहीं करूँगी, पहले देखा जाएगा, जो होगा जो होगा। मैंने कहा ठीक है, डिसीजन तुम्हारा है, और अभी तक हम इसीलिए रुके भी हुए थे जैसा तुम चाहो। उसके बाद 2009 में मेरी बेटी आई। 2009 में मेरी बेटी आई, और मैं घर पे ही थी उसे, और मैंने सोचा था कि 5 साल तो कुछ नहीं करूँगी, और एकदम आउट इंडस्ट्री से, मतलब उतनी मेहनत अपने आप को थोड़ा सा स्थापित करने के बाद बिल्कुल ही आउट, 1.5 साल में आउट। फिर उस शुरुआत में मैंने कुछ शॉर्ट फिल्में की थी विदाउट पैसा, मतलब कि अच्छा चलो कर लेते हैं, सीखने को ही मिलेगा। तो मुझे कॉल आई जी टीवी से कि एक शो बन रहा है छोटी बहू, जी टीवी का, तो हम चाहते हैं कि आप उसमें काम करें। और तो मैंने कहा मैं तो मैम आउट हूँ इंडस्ट्री से। उन्होंने बोला कि हमारी एक सीनियर है, उन्होंने आपका एक शॉर्ट फिल्म देखी है और हमें लगा कि आप परफेक्ट हैं उसके लिए। तो मैंने कहा कि मैम मेरी अभी अभी बेटी हुई है और मैं फीड कराती हूँ उसको। तो उन्होंने कहा कि तो आप हमें बता दीजिए कैसा कर रहा है। तो मैंने कहा मुझे 5 मिनट दीजिए। तो विक्रांत वहीं बैठे हुए थे, मैंने जैसे ही ऐसे घुमाया चेहरा, कहते हैं हाँ बोल दो। मैंने कहा पक्का? कह रहे हाँ हाँ बिल्कुल पक्का, सामने से तुम्हें काम आया है, उसे मना मत करो। मैंने कहा वेरा, मेरी बेटी का नाम है वेरा। तो मैंने कहा वेरा तो मैं संभाल लूँगा ना, मैं तो घर पे हूँ, राइटिंग कर रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं संभाल लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर वहाँ से मेरा टीवी, मतलब मेरी दूसरी पारी शुरू हुई। फिर जी टीवी के एक शो जैसे ही ख़त्म हुआ, उन्होंने मुझे दूसरा शो दे दिया। फिर यात्रा टीवी की जारी ही रही। जब आप टीवी सीरियल आपने करना शुरू किया, जो डेली सोप जिसे कहा जाता है, कहीं ये था कि एक परसेप्शन है कि ये जो आर्ट फॉर्म है या ये जो कला है ये थोड़ी इंटेलेक्चुअली इतनी स्टिमुलेटिंग नहीं है, या आप हर दिन एक एपिसोड निकाल रहे हैं, जो मेन चीज़ ये है कि कहानी बढ़ती रहे बस। और कई इसके पैरोडी बने हैं, सब कुछ हुआ है। आप आ रही हैं साहित्य पढ़ के, थिएटर करके, आकाशवाणी करके,
इतने बड़े बड़े राइटर्स के साथ आपने इंटरव्यू किए, सब किए, जी। कहीं आपको लगा, जिसे अंग्रेजी में सेल आउट कहा जाता जी है, जी कि पैसों के लिए आपने अपनी कला को कमतर कर दिया है, कमतर कर कभी दिया। आपको ऐसा लगा? ईमानदारी से कहूँ तो बहुत कम देर के लिए खलता था, क्योंकि मुझे लगता था कि एक पॉइंट में मैं टीवी में भी वो कर जाती थी कहीं ना कहीं, क्योंकि हर सीन तो नहीं होता आपके लिए, ये सबको पता है। कुछ एक सीन्स होते हैं जहाँ आपको अपनी आत्मा निकालनी होती है, तो वो मोमेंट में खोज लेती थी, उसमें ढूंढने की कोशिश करती थी, क्योंकि देखिए वही बात है कि बहुत बड़ा सस्ता कि टीवी मुझे बहुत पैसे दे रहा था। मैं अगर आज बनी हूँ या ये मैं वेब या फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर पा रही हूँ तो बिकॉज ऑफ टीवी। टीवी आपको इतना कर देता है ना कि आप फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो जाते हो, तो वो डर खत्म हो जाता है कि अरे अब क्या होगा, जिससे जो मैं लंबे समय से झेल चुकी थी। तो मैं ऑप्शन में रखती ही नहीं थी कि गया साहित्य भाड़ में, गया अपनी समझदारी भाड़ में, अभी मुझे सिर्फ जो है चक्की की तरह काम करना है अपना घर में, क्योंकि मेरा बच्चा भी था तो मुझे उसके लिए सारी चीज़ें बनानी थी। बट हाँ, मैं उसमें ही खोज लेती थी और वो अप्रिशिएट होता भी था। बहुत सारे सीन्स थे, से मैं एक शो कर रही थी निमकी मुखिया, उसमें मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला, बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह ये भी थी क्योंकि वो राइटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी राइटिंग थी उसकी। और उसके बाद एक और शो मैंने किया था, इश्क का रंग सफ़ेद, जो बनारस की विधवाओं पे था। अच्छा। वो शो भी बहुत अच्छा था, वो भी कहीं ना कहीं लिटरेचर से जुड़ा हुआ था। मतलब उसमें बहुत सारी साहित्यिक चीज़ें थी, वो लेयर्स थे जो विधवाएं जीती हैं, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता था। और उस समय तो वेब सीरीज़ थी नहीं जी, है ना, तो वो ऑप्शन ही नहीं था। और फिल्मों के लिए ऑडिशन मेरे दिमाग में था नहीं, क्योंकि मुझे फिल्म कर चुकी थी मैं। अच्छा। तो मुझे पता था कि, और ये क्लियर था कि मुझे हीरोइन तो बनना नहीं है। ना तो मैं हीरोइन वाली उम्र में आई थी, ना मेरा कोई वैसा बैकग्राउंड था, ना कोई मेरा वही बोलते हैं ना गॉडफादर था कि कोई मुझे बोले। और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मैं सच बताऊं आपको, हीरोइन बनने का मेरा दिमाग में कुछ नहीं था। मुझे था अच्छे किरदार करने हैं, चरित्र अच्छे करने हैं, जिसमें कुछ हो, जो जीवन से जुड़े, जो कुछ सिखाए, जो आपको भी कुछ दे जाए। तो फिर मैंने मन लगा के सिर्फ और सिर्फ टीवी किया। ओके। हाँ, और उसके बाद फिर निर्मल आई वेब सीरीज। जी, ये क्या थोड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि भाई मैं लीड तो नहीं बन सकता या बन सकती, तो इंस्टेंटली आपके लिए जो रोल्स हैं वो फिर लिमिट हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए लीड उसके क्योंकि हमारे दिमाग में यही है कि लोग बॉम्बे आते हैं हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए। जी जी। फिर समवेयर डाउन द लाइन जब उनको लगता है कि हाँ ये नहीं हो रहा, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हाँ नहीं, लेकिन मेरा एक्सेप्टेंस जैसा नहीं था। उसकी वजह ये भी थी कि मैं जब आई यहाँ पे तो कुछ 26 से 27 साल की थी। मुझे ये पता था कि यहाँ का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 20, 22, 23 वाला है। वो उम्र में क्रॉस करके आई थी। चूंकि थिएटर भी किया था मैंने, और छोटे शहर की थी, शहर चिपका हुआ था मेरे साथ, ग्लैमरस थी नहीं मैं, शूशा फूफा मुझे आता नहीं था, अंग्रेजी मेरी बड़ी महानतम थी नहीं कि मैं सबको इम्प्रेस कर लूँ, है ना। तो वो चीज़ें, वो कलाएं होती हैं, वो एक्चुअली सब में नहीं होती, मेरे में नहीं थी, मैं नहीं कर सकती थी, मुझे नहीं आता वो सब। बट जो मैं कर सकती थी, मुझे लगता है जो आप कर सकते हैं ना उसमें आप बेहतरीन कर जाइए। इसीलिए मेरा सारा फोकस था कि जो मैं कर सकती हूँ ना मैं उसे बेहतर करूँगी। तो इसीलिए मैंने उसी पे ही फोकस किया कि मैं यही करूँगी। हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जो फीमेल रोल्स होते हैं, अगेन या तो आप हीरोइन हैं, या तो आप बहुत जल्दी माँ का रोल, भाभी का रोल, जी जी, वो आपको दे दिया जाता है। तो आपके भी कुछ रोल्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे आपके जो बेटे बने हों, या आपके जो बड़े भाई बने हों, या फादर इन लॉ कोई बने हों, उनके उम्र में और आपकी उम्र में शायद ज्यादा फर्क नहीं है। टीवी में तो मैंने जितने शोज किए हैं सब ऑलमोस्ट मेरे से 4-5 साल या 8 साल इतने ही छोटे रहे होंगे मेरे जो बेटे बने हैं। इवन निमकी में जब मुझे बुलाया गया ऑडिशन के लिए, एक्चुअली मैं बताऊं, जब मैं टीवी करना शुरू किया ना तो मैंने बहुत जल्दी जान लिया कि जो मामी, चाची, बुआ, ये जो किरदार है ना वो बहुत कम है करने के लिए भी और शूटिंग वाइज भी। तो मुझे ये समझ में आया कि हीरो हीरोइन के बाद कौन, तो मैंने फाइंड आउट किया माँ। मैंने कहा यार मैं तो माँ करूंगी।
जहाँ 20 दिन 30 दिन शूटिंग होती है, माँ करना है मुझे। हालांकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुम इतनी छोटी हो, तुम माँ कैसे करोगे? मैंने कहा कर लूंगी, कैरी कर लूंगी। तुम मुझे 10 बच्चे दो, सबको कैरी कर लूंगी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मेरे जेस्चर से, मेरे प्यार बिल्कुल पता नहीं चले, इतनी ममता है मेरे अंदर। मुझे जब निमकी मुखिया का वो आया शो का कि ऑडिशन करना है, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बुलाया मुझे भाभी के लिए। मैंने कहा सर भाभी तो नहीं करूंगी मैं, माँ करवा सकते हैं तो बताइए। बोले माँ कैसे करवाऊँ, तुम बहुत छोटी हो। तुम्हारे दामाद है, बेटी है और 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं। मैंने कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, आप मेरा ऑडिशन ले लीजिए और मैं भाभी नहीं करूंगी। अगर आपको मुझे कास्ट करना है तो आप माँ में करिए। मैंने भाभी का भी दिया। मैंने कहा तुम दे तो दो। मैंने कहा ठीक है आप ले लो। भाभी मैंने किया ही नहीं किया ही नहीं। अच्छा, माँ मैंने जमा के किया और मैं कास्ट हो गई, और वो निमकी मुखिया में। तो उसके बाद जितने भी शोज मेरे रहे हैं, सब में मेरे बेटे जो बने हैं या मेरी बेटियां बनी हैं, हार्डली मेरे से 8 साल 9 साल इतने ही छोटे रहे होंगे। बट मैंने कभी उन्हें शायद महसूस नहीं करवाया होगा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, कभी नहीं। वो मैं कैरी कर लेती हूँ। ओके। तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बल्कि दूसरे किरदारों में मुझे थोड़ा डर लगता है जी। हाँ, पता नहीं। हम एक्चुअली हमने आकाश मखीजा जो है उनका भी इंटरव्यू किया था, और उन्होंने बताया कि आप ग्राम चिकित्सालय के सेट पे आपके जो बेटे बने हैं एक्टर जिनका हाँ, सुधीर नाम है, उनको आप जब शॉट नहीं चला तब भी बबुआ बुलाया करती थी। हाँ। तो इज इट अ कॉन्शियस डिसीजन कि भाई? हाँ, मैं ये मैं सारे शोज में भी करती हूँ, जो भी काम मैं करती हूँ, जो भी मेरे बच्चे बने हैं या जो भी जिनसे भी मेरा जो रिलेशन है, कम से कम उस यूनिवर्स में मैं चाहती हूँ कि वो उतनी देर उस चीज़ को जीते रहे जब तक हम उस काम में हैं। जी। आप मुझे गरिमा ना समझें, आप मुझे मैम ना बनाए। जैसे ही आप मुझे मैम बनाएंगे ना, आपकी दूरी बन जाएगी। मैं चाहती हूँ कि अगर आप मुझे माँ बोल रहे हैं ना, तो आप माँ बोलते रहें, ताकि जब हम सेट पे जाए ना तो एफर्ट ना लगाना पड़े उस रिलेशन में जाने के लिए। जी। वो हो जाए बस कि तुम ही मेरी माँ हो या तुम ही मेरे बेटे हो। तो मैं जब भी कोई शो भी करती हूँ ना, तो मैं सबको, मेरा पहला इंस्ट्रक्शन यही होता है, कोई मुझे मैम नहीं बोलेगा। तुम मुझे माँ बोलो। कह रहे मैम अच्छा नहीं लगा, बाहर भी आपको माँ। मैंने चलेगा, मुझे नहीं परेशानी, तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक मैं जो चीज़ कर रही हूँ ना, मैं उसको 100% जीऊँ, उस चीज़ को करूँ। मैंने उसको बोला था सुधीर को, बाबू तुम हो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। कहता है मुझे फील होता है मैम। मैंने कहा फिर मैम? कहते हैं माँ। तो अभी भी माँ ही बोलता है, माँ। अभी भी उसका मैसेज आएगा, माँ कैसी हो आप। अरे वाह, अच्छा लगता है मुझे। एक चीज़ मैं टच करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा जब आप यहाँ आई, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी। ये जो इंग्लिश हिंदी डिवाइड है जी, एक बहुत विचित्र चीज़ है हमारी इंडस्ट्री में कि हम कहानियां हिंदी में बनाते हैं, लेकिन वही लोग जब आपको ऑफ स्क्रीन मिले तो अंग्रेजी में बात होती है। अंग्रेजी पार्टीज में जब आप जाए, अंग्रेजी इज द मीडियम ऑफ कॉन्वर्सेशन। कहीं आपको लगता है कि वो एक कैसे बताऊं मैं इसे, एक दीवार सी है कि हिंदी हिंदी है पर इंग्लिश अभी भी वो औहदे वाली चीज है। और यही चीज थिएटर में भी आपको मिलेगी। हिंदी थिएटर एक स्पेसिफिक लेंस से देखा जाता है, अंग्रेजी थिएटर एक स्पेसिफिक लेंस से देखा जाता है। कैसे आप उसको डील करती हैं, सोचती हैं कभी इस बारे में? शुरुआत में सोचते थे, लेकिन वही बात है ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शायद आप समझदार होते चले जाते हैं, अब चाहो ना चाहो, क्योंकि इतनी चीज़ें आप झेल चुके होते हैं, इतने अनुभवों से गुजर चुके होते हैं। मैं बताऊं, मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि भाषा सिर्फ माध्यम है आपको अपनी बात संप्रेषित करने के लिए। मुझे अगर अपनी बात समझानी है आपको, तो माध्यम है सिर्फ भाषा आपके लिए, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, छत्तीसगढ़ी हो, कोई भी भाषा जो आप समझ पाए। आप मान लीजिए आप केरला में रहते हो, वहाँ की भाषा आप बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तो आप उन भाषाओं को ढूंढेंगे ना जहाँ जो मुझ तक पहुँच पा रही है। तो ये सिर्फ माध्यम है। अब ये इस सोसाइटी का बनाया हुआ है कि अंग्रेजी को बड़ा अपर ग्रेड किया गया है, हिंदी को बड़ा तुच्छ किया गया है। ये आपके समझने, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत प्राउड होती हूँ कि मुझसे आप हिंदी में बात करो, मैं ऐसे ऐसे शब्द बोलूँगी आपको भी नहीं समझ में आएगा।
है ना, आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप मूर्ख हो जी, सिंपल सी बात है। आप भाषा का ज्ञान अलग है, जरूरी नहीं है कि सबको सब कुछ आता, लेकिन जो आता है वो 100% आता है। आपको अंग्रेजी आती है, बहुत अच्छी बात है, मैं सम्मान करती हूँ उस चीज का। बहुत सारे लोग हैं मुझसे एकदम लगातार अंग्रेजी में बात करते हैं और मैं लगातार हिंदी में बात करती हूँ, क्योंकि मुझे समझ तो आती है, लेकिन मैं एक ऐसे प्रदेश से हूँ, एक ऐसे शहर से हूँ जहाँ हिंदी ही सब कुछ है। करेक्ट। प्राथमिकता में हिंदी बहुत ज्यादा है वहां पे, वहां अंग्रेजी है ही नहीं, लोग सोचते ही नहीं है वहां अंग्रेजी में। तो ये मेरी गलती नहीं है जी। बस मतलब मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं अपनी बात नहीं, मैं बोल लेती हूँ, मैं हिंदी में ही बोलती रहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े लेवल पे भी मुझसे मिले, अंग्रेजी में बोले हैं, मैं हिंदी में प्रॉपर स्पष्ट मैंने जवाब दिया है उनको। ओके। आप काम करती गई, फाइनली वेब सीरीज वाला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आने लगे इंडिया में। फिर आपने स्ट्रीमिंग शोज में काम शुरू किया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि आपने 3 शोज ऐसे किए हैं जो किसी ना किसी तरह मेडिकल या मेडिसिन से रिलेटेड हैं। डॉक्टर अरोरा, मेडिकल ड्रीम्स और अब ग्राम चिकित्सालय। जी। एक तो पहले ये बताइए कि जब स्ट्रीमिंग शोज आने लगे, अब आपको लगता है कि ये एक ऐसा मीडियम है जहाँ वो डेली सोप वाली भसड़ नहीं है कि आप घंटों घंटों शिफ्ट कर रहे हैं, जी। और फाइनेंशियली भी आपको लगता है यहाँ कम एपिसोड्स करने पे उतना ही फाइनेंशियली आपको मिल रहा है जितना मिलता है। आपका क्या और जो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रीमिंग शोज को फॉर सम रीजन वो इंटेलेक्चुअल ये देखा जाता है कि हाँ ये तो प्रेस्टीज वाली चीज है कि आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे वही हिंदी इंग्लिश वाली बात है। वही बात है। वही चीज अगर कोई नॉर्मल टीवी चैनल पर अगर है तो शायद उसको उतना प्रेस्टीज ना मिले जितना अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आता है। वो तो शायद बना दिया गया है, बट मुझे लगता है कि सबकी अपनी जगह है। और टीवी का देखिए, मैं ना कंपेयर किसी भी माध्यम को किसी से नहीं करती हूँ। मुझे लगता है सबका अपना स्थान है, सबकी अपनी खासियत है, सबके अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। थिएटर का अलग है, थिएटर में जो सुख मिलता है, क्योंकि आप बिल्कुल अपने दर्शकों के सामने हैं, जो भी कन्वर्सेशन है वो 1 to 1 है। अगले को बुरा भी लग रहा है ना तो वो आपके सामने होगा, अच्छा लग रहा है तो आपके सामने है, तो आप समझ जाओगे, सीधे 1 to 1 है सब। टीवी जो है वो बहुत लाउड है, उसके दर्शक अलग है, सबके दर्शक अलग है, टीवी के बिल्कुल अलग है। जैसे यहाँ पे थिएटर में बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत पढ़े लिखे वैसे टाइप के लोग आते हैं जनरली। टीवी उन महिलाओं को केंद्र में रख के बनाया जाता है जो बिल्कुल घरेलू हैं, जो साड़ी चूड़ी कंगन बिंदी इसमें ही अपने जीवन को मानती हैं, पति परमेश्वर है ना, बच्चे। तो हमारी जो ऑडियंस है टीवी की ना, वो बहुत लार्ज स्केल पे वही महिलाएं हैं जो गांव में बैठी हुई, शहर की भी मैं बात नहीं करूंगी, जो टिपिकल गांव में है, जहाँ टीवी लगी हुई है, अपना काट रही हैं सब्जी और देख रही हैं, अरे ये साड़ी तो बड़ी अच्छी है। तो वो ट्रेंड वहां से उनको चलता है, उनको वो घर के जो ड्रामे हैं वो बड़ा मसाला मिलता है तो वो चलता है। वेब सीरीज टीवी और फिल्म के बीच की एक धारा निकली हुई है जहाँ पे आपको दोनों का मजा मिलेगा। बहुत अच्छे लोग भी हैं और बड़े खराब लोग भी हैं, अच्छी स्क्रिप्ट भी है और बहुत खराब स्क्रिप्ट भी है। तो वो कहीं ना कहीं, और शायद मुझे लग रहा है कि अभी पूरी तरह से वेब सीरीज ने अपना आकार लिया नहीं है, अभी पूरे स्वरूप को लिया नहीं है। हाँ, मतलब अभी मुझे लगता है और होना बाकी है, अभी पूरा रूप नहीं आया है। तो शायद उसमें और कुछ चीज़ें हों, संभावनाएं बहुत हैं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों चीज़ों को मर्ज कर रहे हो, दोनों चीज़ों का मज़ा दे रहे हो, फिल्म का भी और टीवी का भी और थिएटर का भी, क्योंकि थिएटर के लोग भी आ रहे हैं जो थिएटर कर रहे हैं उसमें मज़े से। तो मुझे लगता है अभी और स्वरूप इसका बदलेगा और चेंज होगा। तो और फिल्म तो खैर अभी बहुत लार्जर देन लाइफ है, और फिल्म तो मुझे लगता है कि वो स्टार्स के लिए, टोटली फॉर स्टार्स। छोटे किरदारों के लिए तो मुझे लगता है कि खासा ही जगह कुछ नहीं है, मतलब पता नहीं, मैं ये मेरा अपना मानना है। स्ट्रीमिंग शोज मुझे तो लगता है सबसे अच्छी चीज उनकी यही है कि जो जिनको कैरेक्टर एक्टर्स कहा जाता है, हमारे लिए उनको कितना ज्यादा अब काम मिल रहा है और स्कोप कितना बहुत ज्यादा है रोल्स के लिए। हाँ, अभिनय के लिए तो मैं मानूंगी कि वेब सीरीज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब मैं खुद अपनी भी बात करूं, जो एक अभिनय की भूख थी, क्योंकि टीवी में मैं चाहूँ भी सेटल करना तो मुझे नहीं करने दिया जाता है। वहां पे अगर आप मेरा कोई भी शो देखेंगे ना, बहुत आंखें बड़ी बड़ी करके और ऐसे ऐसे करके नहीं किया। बट अच्छी बात यह है कि मैं कर
कर लेती हूँ, मतलब टीवी में जाऊँगी तो टीवी की तरह हो जाऊँगी, वेब में आऊँगी तो वो सेटल, और वो डायरेक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। तो अच्छी बात यही है वेब सीरीज़ की या OTT प्लेटफॉर्म्स की कि जितने भी एक्टर्स थे जो जो कर सकते थे या कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जगह, बहुत स्कोप है। लेकिन अभी भी मुझे एक शिकायत ये है कि जो चुनाव कहानियों को लेकर हो रहा है ना, वो बहुत, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आपको क्या लगता है किस तरह की कहानियां बननी चाहिए? कहानियां तो ठीक है, मतलब कहानियां तो चलो जिसको जो समझ में आता है उसमें तो क्या ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि सबके अपना चुनाव होता है। लेकिन जो एक भाषा को लेकर जो थोड़ी सी मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा ओपन है। हाँ, मतलब अगर मैं अपशब्द उस पे जाऊं, गालियों की बात करूं, क्योंकि ठीक है समाज बदल रहा है, सारी चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि लेकिन इतना सशक्त माध्यम है ना ये कि आपके बच्चे बच्चे तक वो जा रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा सचेत होकर वो सोचना पड़ेगा कि हम क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे को सिखाने के लिए ना तो पेरेंट्स बैठे हैं ना टीचर बैठे हैं जी। टीवी और वेब सीरीज बहुत बड़ा माध्यम है, मतलब चाहे तो क्रांति ला सकता है, मैं ये मानती हूँ। एक समय था जब कमलेश्वर हुआ करते थे, दूरदर्शन के कार्यक्रम अधिकारी थे वो, उस समय साहित्य बनता था, नीम का पेड़, तमस, मैला आंचल, बहुत सारे, आप देखिए सब में लेसन्स थे, सब में लेसन्स थे, अच्छी कहानियां, उपन्यासों पे चीजें बनती थी। अभी कोई टच ही नहीं करता है जी। मुझे लगता है हिंदी साहित्य में इतनी संभावनाएं हैं, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां, बट कोई टच ही नहीं करता है। मैं बहुत वो होती हूँ, सरप्राइज्ड होती हूँ कि क्यों कहानी बनाना पड़ रहा, आप उठा लो ना, कहानियों का तो भंडार है हमारे पास जी। आप उठा लो, आप बनाओ, ड्रामेटाइज कर लो ना, थोड़ा बहुत तो उतना तो आपको परमिशन मिल ही जाएगी राइटर से। लेकिन पता नहीं, खैर उस पे मेरा कोई वो नहीं है, भाई एक बहुत बड़ा, बहुत विराट वो है। डॉक्टर अरोरा वाज योर फर्स्ट स्ट्रीमिंग शो, करेक्ट? नहीं, अच्छा, निर्मल आपका पहला था। निर्मल पाठक की घर वापसी, उसमें भी आपने माँ का किरदार, नहीं, बुआ का किरदार किया था जी। तो एक इंटरेस्टिंग चीज हमें मिली कि आकाश मखीजा जो ग्राम में भी है, उस शो में भी आपके साथ थे जी। और फिर दो लाइन आप बता दीजिए निर्मल के सेट पे काम करना है जैसा कैसा था, हाउ डिड यू फील? बहुत अच्छा। उसके डायरेक्टर भी ग्राम के डायरेक्टर जी जी, राहुल जी के साथ मेरी तीसरी सीरीज है ये। निर्मल मुझे अचानक मिला, मतलब मुझे फ़ोन आया, एक कास्टिंग डायरेक्टर है नेहा, जो उन्होंने मुझे कॉल किया कि गरिमा जी ऐसा ऐसा है, एक शो है, वेब सीरीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया, अच्छा। हम बना रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जो प्रोसेस है ऑडिशन का मुझे बताओ, भेजो लाइन्स, मैं करके भेजती हूँ। उसने कहा कि ऑडिशन लाइन नहीं। मैंने कहा तो कैसे करेंगे? बोले मैं आपको एक क्लिप भेज रही हूँ, वो आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आप कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो उसमें भेजा, उसमें जिसमें एक औरत थी और उसके घर में कोई चोर हो रह जाते, वो देख के मैंने ऑडिशन भेजा। तो मुझे नेहा का कॉल आया कि मैम ये बहुत थोड़ा सा डल है, मैं आप दूसरा भेजेंगी क्या? तो मैंने कहा ठीक है भेजती हूँ, बट कल भेजूँगी, क्योंकि मुझे फीवर था उस दिन, शायद इसीलिए मैं एनर्जी उतना लगा नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं भेजती हूँ नेहा, कल भेज दूँगी। बोली ठीक है। तब तक तुरंत 5 मिनट बाद फिर कॉल आया, कोई नहीं डायरेक्टर को पसंद आ गया, वो चलेगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर थोड़े दिन बाद कॉल आई कि अच्छा आप आइए मिलिए, और फिर मैं वहाँ गई तो मुलाकात हुई मेरी राहुल से, और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है और सारी चीज़ें, गांव की कहानी, और ये वेब सीरीज़ है। मैंने कहा अच्छा वेब सीरीज़ है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि टीवी से वेब सीरीज़ में आ रहे हो। मैंने कहा अच्छा। और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उन्हें कितने सीन है, क्या है, कुछ नहीं, मुझे बस एक खुशी थी कि ऐसे चलो थोड़ा स्विच होगा। और बहुत प्यारी सी कहानी थी, बिहार की कहानी थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोग सेट पे गए, और बिल्कुल वहाँ पे लगा ही नहीं कि मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल, मतलब जैसे आप एक गांव के हैं वैसा वाला। क्योंकि राहुल की खासियत है, वो बहुत चिल कर देते हैं सबको कि
आप जैसे हो वैसे रहो, आपको जी। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और सारे सीनियर लोग थे, तो वही बात है ना कि आप सीखने के लिए वो हो जाते हो कि यार जी। देख देख के। तो बहुत मज़ेदार, बहुत ही प्यारा। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राम चिकित्सालय की। तो ग्राम चिकित्सालय सारे एपिसोड Amazon प्राइम पर हैं, प्लीज देखिए। आपका किरदार एक नर्स का है, जी। इंदु जो है, जी और ये किरदार ऐसा है कि जैसे ही किरदार इंट्रोड्यूस होता है एकदम से आप समझ जाते हैं कि अच्छा ये किरदार है जो एक बिखरते हुए स्ट्रक्चर को किसी तरह पकड़ के रखा है, चाहती है कि जी। जितना हो सके उससे वो करे, हाँ, हाँ, राइट? जी। तो पहली बात तो ये, और जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं हमें और बहुत पता चलता है इंदु की जिंदगी के बारे में। जी। पहले तो ये बताइए कि इसके लिए आपको फिर से एक बार गांव जाना पड़ा शूट करने के लिए, हाँ, शो। कैसे टीवीएफ के साथ आपका दूसरा शो है, आपने मेडिकल ड्रीम्स भी किया, हाँ, ये भी जी। आपने किया है। कैसे आपको मिला ग्राम चिकित्सालय? ब्लेसिंग की तरह आया ग्राम चिकित्सालय, और मुझे कॉल आया एंटी कास्टिंग से आयुष का कि मैम एक कैरेक्टर है, टीवीएफ का ये शो है, पहले तो यही मेंशन किया टीवीएफ का शो है, और एक कैरेक्टर है नर्स दीदी का, और उसके लिए हम आपका टेस्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई, ब्रीफ दिया उन लोगों ने कि ऐसा ऐसा है, और मैंने ऑडिशन दिया। बट वही बात है कि जैसे यहाँ के सारे एक्टर्स ऑडिशन दे के भूल जाते हैं, या कहीं ना कहीं रहता भी है कहीं एक कोने में कि शायद वर्कआउट हो जाए, और ज़्यादा ये होता है कि पता नहीं क्या होगा। वैसा मेरा भी तो देख के मैं चली गई थी, और उसके बाद मुझे पता चला कि राहुल कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी खुश भी हुई और थोड़ी आशा भी बंधी कि शायद कुछ वर्कआउट हो जाए। तो मैंने कॉल भी किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, उसमें बेटा जो है वो 21 साल का है, तो आप कर लेंगे? क्योंकि निर्मल में सब छोटे चिंगी चिंगी थे। तो मैंने कहा हाँ क्यों? कह रहे हैं कि नहीं, मतलब आप लगती नहीं हैं, और 20 साल का बेटे की माँ। मैंने कहा अरे भाई टीवी में तो मैं वर्षों से करती चली आई हूँ, 4-4 5-5 बेटों की माँ। तो बोले कि तो कोई परेशानी नहीं है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोले ठीक है। फिर उसने बोला कि आपको, उस समय थोड़ी दुबली थी, तो उन्होंने कहा आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा अगर होता है ये वर्कआउट। तो मैंने कहा कितना? कहते हैं कि थोड़ा तो वर्कआउट आपको करना पड़ेगा इसके लिए कि आप कम से कम 5 से 6 किलो 8 किलो बढ़ा। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले ठीक है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, चलो देखते हैं। फिर मुझे कॉल आया उससे कि मैम वो तो ठीक है, हम एक और सीन करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया, तो जो भी दर्शक हैं देखेंगे, वो उसमें एक सीन है जहाँ पे डॉक्टर प्रभात लोगों को, गांव की औरतों को बोल रहे हैं कि आप आइए, और शिविर लगा है जो जी। उस सीन का मेरा ऑडिशन था। तो वो हुआ, और उसके बाद फिर मुझे कुछ 1-2 दिन के बाद कॉल आई कि मैम वो वर्कआउट हो गया है और आप कर रही हैं। अरे मैं बड़ी खुश हो। मैंने कहा मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ना कि अच्छा चलो एक शो के लिए आपने दिया और आपको मिल गया। खैर उसके बाद फिर राहुल को मैंने कॉल किया, बोले कि अरे बहुत अच्छा था, ऑडिशन बहुत अच्छा था और पसंद आया सबको, ऐसा नहीं है कि मेरी तो आप पसंद है, लेकिन सबको पसंद है। मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया है। फिर सारा उन्होंने बताया मुझे कि ये है, ये जर्नी है इस किरदार की, सारा कुछ। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने मीटिंग की, टीवीएफ के ऑफिस में गए, वहाँ पे स्टोरी सिटिंग हुई, सब सारे किरदारों से मैं मिली जो जो दिखेंगे अभी। तो इस तरह से वो शो मुझे मिला। थोड़ा मैं किरदार के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि ये डॉक्टर प्रभात के इर्द गिर्द जो लोग उनके साथ काम करते हैं, नर्स इंदु जो हैं इकलौती ऐसी लगती हैं कि वो अभी भी एक क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कोशिश कर रही है कि जितना हो सके, और वो इकलौती महिला हैं उन सारे मर्दों के बीच में। फुटानी और गोविंद के जो कैरेक्टर हैं, फुटानी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये ऐसे ही होता है और मैं जितना जिस तरह से बना सकूं बना लूंगा। आप खुद गांव में रही हैं पर्सनल जिंदगी में, कोई ऐसे इंस्टेंसेस या कुछ ऐसी चीजें जो आपने याद की, आपको इस किरदार को निभाने में मदद की आपकी? हाँ, मैंने बताया कि मेरी शादी जो है वो गांव में ही हुई है, और बहुत प्यारा सा गांव है, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर गांव में ना ऐसे ही चरित्र आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादातर गांव में। और जो मेरे बेटे की कहानी है ना कि लोग उसे झुट्टा सुधीर बोलते हैं, पागल बोलते हैं, ऐसा किरदार मैंने अपने ससुराल में एक देखा है। एक थे वहाँ पे भैया जो
जो ऐसे थे, चीज़ें करते थे भूल जाते थे, उनको भी नहीं पता चलता था कि वो भूल गए हैं। बट समस्या क्या होती है गांव में कि पूरा गांव वो उसे बीमारी नहीं मानता, उन्हें लगता है ये सच में वैसा है, ये झुट्टा ही है, और उसका नाम भी पड़ जाएगा जी कि फलाना ऐसा है, वो झुट्टा है, वो चोर है, या ऐसा है वैसा, उसका नाम, उसका जो असली नाम है वो भूल जाते हैं लोग, और वो जो उसको नाम दे दिया जाता है झुट्टे का या पागल का या चोर का, उससे उसको पहचाना जाता है पूरे गांव में। और जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है तो ये तो मेरे ख्याल से सभी जानते हैं कि भारत के जितने भी देहात गांव हैं वहाँ पे डॉक्टरों की स्थिति नहीं है जी तो जो भी झोला छाप जिन्हें हम बोलते हैं, तथाकथित झोला छाप डॉक्टर्स, वो उनमें से ही कोई है जो किसी का थोड़ा थोड़ा करते करते उसे डॉक्टर बोला जाने लगा है, या वो उनकी जो प्राथमिक जो उनकी बीमारियां उनको ठीक करने लगा है। देखा जाए तो उनका योगदान ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी डॉक्टरी पढ़ के गांव में तो नहीं आना चाहता, ये बहुत बड़ा सत्य है। तो मैंने चूँकि देखा है अपने ससुराल में, तो वहाँ पे भी हैं एक दो लोग डॉक्टर ऐसे हैं जो करते हैं दवाई, और बहुत भरोसा है लोगों को उन पे, ऐसा नहीं है उनको है कि अरे ना वो डॉक्टर साहब के पास चले जाओ, दवा दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा वो जो वाकई डॉक्टर है अस्पतालों में, शहरों में जो हॉस्पिटल से, वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन वो वहाँ करवा लेंगे, डिलीवरी तक होती है। करेक्ट। मैं वही पूछने वाला था कि महिलाओं के लिए जो मेडिसिन और हेल्थ केयर है जी, वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं, प्रेगनेंसीज हैं या उनके जो पीरियड रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है गांव तक के डॉक्टर्स पहुँचे। हाँ, लेकिन वही बात है ना कि इतना ज़्यादा घरों तक घुसा हुआ है ना, बहुत सारा मिथ, जी बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी जड़ताएं जो औरतों को निकलने ही नहीं देती। मैंने बोला ना कि जी औरतों के लिए सरहदें बांटी गई हैं, तो आप उम्मीद ही कैसे करोगे कि कोई डॉक्टर अंदर आ जाएगा। ये अभी हाल फिलहाल की मैं बात कर रही हूँ, अभी भी आप गांव में जाइए, अभी तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है, ये रील्स के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से चीज़ें लोगों तक पहुँचने लगी हैं। लेकिन मैं पिछले, अगर आप पीछे बैक जाएं 15 से 20 साल पहले की बात बताएं, तो स्थितियाँ बड़ी ख़राब रही हैं, मतलब चीज़ें पहुँचती नहीं है, मतलब घरों में कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है, पेट दर्द हो रहा है ना, सेक लो, हो जाएगा, बर्दाश्त करती रहो, हो जाएगा हो जाएगा। और मर्द भी वैसे लापरवाह हैं, उन्हें कुछ पड़ी नहीं अगर उनकी पत्नी किसी तरह की परेशानी में है, बच्चा है, दाइयाँ हैं, अभी भी दाइयाँ हैं, आप जाइए, एग्जिस्ट करती हैं वो आएंगी, पैदा करवा देंगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि नाल लटका हुआ है, ये है वो है, कुछ नहीं, किसी कॉम्प्लिकेशन से कोई मतलब नहीं है। तो वो बना हुआ है, वो जड़ताएं अभी भी हैं, वो तोड़ते तोड़ते टूटेंगी, अब भगवान जाने कब टूटेंगी, वो तो पता नहीं। मैं एपिसोड 5 की बात करना चाहता हूँ, जो लास्ट एपिसोड है इस सीरीज़ का। जी, तो इसमें थोड़े स्पॉयलर्स होंगे, अगर आपने नहीं देखा है शो तो इसको पॉज करिए, एपिसोड पूरा सीरीज़ देखिए, फिर वापस आइए इस पर। तो एपिसोड 5 में ये रिवील होता है कि आपके बेटे का जो किरदार है सुधीर, उसको एक्चुअली डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। पर इंदू जो है उसकी माँ, वो ये एक्सेप्ट कर नहीं करती हैं बहुत जल्दी। तो आपको क्यों लगता है कि ये ऐसी नर्स जो जानती है मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, जिसने कई सारे मरीज देखे हैं, कई सारे डॉक्टर्स को असिस्ट किया होगा इन्होंने, लेकिन जब खुद के बेटे के ऊपर बात आई तो वो डिनायल में है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। आपने उसको कैसे देखा? देखिए, बीइंग अ मदर, मेरी भी बेटी है, बहुत बार क्या होता है ना कि आप अपने बच्चे की जो कमियां हैं ना उसे छुपा जाते हैं। ये मेरी बात नहीं है, मुझे लगता है सारे माँ बाप ऐसा करते ही हैं। उसे बीमारी है ये बात इंदू को भी नहीं पता है, लेकिन ये कमी है ये पता है उसे। जैसे वो एक कन्वर्सेशन में जहाँ जो पहले है, वो प्रभात को बोलती है कि वो झूठा है, मुझे पता है, मैं मान रही हूँ। और कौन बच्चा झूठ नहीं बोलता, सभी बोलते हैं, सुधीर भी बोलता है, लेकिन वो मेंटल नहीं है, मेंटल, क्योंकि ये चीज़ें उसे भी नहीं पता है जो वो कर रहा है, वो क्योंकि वो बाहर हो रही है, घर में नहीं हो रही है। घर में तो वो सिंपल, मेरे लिए मेरा बच्चा है। घर में अगर उस तरह की स्थिति होती तो शायद वो अवगत होती, उसे पता होता, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता है कि वो झूठ बोलता है, इसीलिए वो लड़ती भी है। और जब वो बोलता है कि आपका बेटा मेंटल है ना, तो कहीं ना कहीं हिलती है कि उसे डर लगता है कि ये तो कहीं और ले जा रहे हैं। और वो डर, वो समाज का डर कि अगर ये ठप्पा लग गया तो इसका भविष्य चला जाएगा,
और ऑलरेडी भविष्य गर्त में है, क्योंकि बाप नहीं है उसका, करेक्ट है ना, बाप नहीं, और बाप का साया नहीं होता है ना तो फिर कुछ नहीं होती। बाप बहुत बड़ा छत होता है जी। हर परिवार का। माँ की अपनी भूमिका है, लेकिन पिता छत होता है। तो वो छत तो है ही नहीं ना हमारे पास, तो जिसका मन करता है वो आता है, बोलता है, चला जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं पीड़ित हूँ इससे भी, कि किससे किससे लड़ूं, गांव से लड़ूं, समाज से लड़ूं, अपने से लड़ूं, अपने जीवन से लड़ूं, या उस बच्चे की में जो चीज़ें बदलाव हो रहा है या जो उसकी मानसिक स्थिति हो रही है उसको स्वीकार करूं। और उसको स्वीकार करने के बाद क्या, कोई गारंटी है कि वो ठीक हो जाएगा? मुझे तो कुछ नहीं पता ना कि क्या होगा, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी एक नर्स हूँ उसमें। तो वो सारी दुविधाएं, वो सारी चीज़ें हैं जो शायद देखने को मिले। मैंने कोशिश की है कि मैं कर पाऊँ उसको, पता नहीं कहाँ तक पहुंची हूँ, पता नहीं। हमें तो बहुत अच्छा लगा। आई वॉज द लकी फ्यू जिसने जिसने एपिसोड थोड़े पहले देख लिए। तो टीवीएफ के साथ ही आपका दूसरा शो है, और कई सारे हम उम्मीद करते हैं कोलैबोरेशंस फ्यूचर में हो। आपने मेडिकल ड्रीम्स भी किया है, उसमें भी आपने एक मदर का किरदार प्ले किया था। ऐसी बेटी का जो आप चाहती हैं कि वो डॉक्टर बने। हाँ। नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहती हैं कि डॉक्टर बने। कोई सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस आपको लगी? नहीं, मुझे लगता है दोनों किरदार अलग हैं, दोनों का परिवेश अलग है, उनकी परिस्थितियाँ अलग हैं। इंदु बहुत ही अलग परिस्थितियों में अपने जीवन को बिता रही है, और जहाँ तक इसकी बात है, मेडिकल ड्रीम्स में जो किरदार मैंने निभाया है वो एक बहुत सुंदर सा परिवार है, जहाँ पे हर चीज़ें मैंने अपने बच्चे को उपलब्ध कराई हुई हूँ। और मेरा एक सुंदर सा सपना है, पति अच्छा कमा रहा है, बेटी की मुझे शादी कर देनी है, जो हर परिवार में होता है, उतना सा सपना है। लेकिन जब बेटी कहती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मेरा सारा सपना, वही बात है ना कि आपने कुछ सोचा हुआ है, कोई आके उसमें ऐसे पिन कर दे और वो फूट जाए, है ना। तो वो वैसी स्थिति थी जब वो कहती है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने कहा अरे, मुझे पता है कि पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं, कैसे बन जाएगी डॉक्टर? हर माँ बाप को अपने बच्चे की लिमिटेशंस पता होती हैं। लेकिन जब वो करके आती है और मेरी उम्मीदों से बेहतर करके आती हो, तो मुझे लगता है क्यों नहीं। और ये जब डील हो गया है कि 50% से ज़्यादा लाओगी तो तुम्हें भेज देंगे, नहीं तो शादी कर देंगे, तो लाई हो तो तुम आई कैसे यहाँ पे? तुम्हें मौका मिलना चाहिए ना। तो वो बहुत ही प्रोग्रेसिव टाइप के पेरेंट्स हैं, सब कुछ के बावजूद, क्योंकि एक ही बेटी और माँ बाप बेहतर ही चाहते हैं। तो मौका दिया मैंने वहाँ पे, अब देखते हैं आगे। ग्राम में मैं एक और पॉइंट पे हिट करना चाहता हूँ। एपिसोड 3 में एक सीन है जहाँ पे फुटानी जी इंदु के घर के बाहर आते हैं, और इंदु और उनके बेटे के बीच में एक सीक्वेंस है जहाँ वो इसी के ऊपर बात हो रही है, झूठ बोलता है, सब करता है, और उसको पीट रही हैं। फिर वो वापस अंदर घर में जाके सुधीर खाना खाने लगता है, और वो कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम बाहर जाके उनके सामने रोई। हाँ। बहुत ही इमोशनल सीन है। अगेन जो माँ बेटे का जो क्रक्स है रिलेशनशिप का, वो इस सीन में आता है। कैसे आपने अप्रोच किया उस सीन को? क्या चला आपके दिमाग में? देखिए, हर सीन को अप्रोच करने के लिए ना, मैं सच बताऊं तो राहुल इज द पर्सन जिन्होंने मुझे ये बताया कि ये सीन हम कहाँ ले जाएंगे, मैं क्या चाहता हूँ कि इस सीन को मैं इस तरह से देख रहा हूँ। उनकी सबसे अच्छी बात है कि वो अपना तो बताते हैं, वो चाहते हैं कि मैं कैसे देख रही हूँ इस सीन को। तो हम दोनों ने काफ़ी बात भी की इस पे, इन सारी चीज़ों पे। और मेरे लिए था कि एज अ सिंगल मदर, क्योंकि मुझे पता है, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो एज अ सिंगल मदर अपने बच्चों को पाल रही हैं, और तो मुझे ये लगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुद्दा था कि आप सोच लीजिए ना कि चाहे आप सिंगल मदर हो या आप दोनों पेरेंट्स हो, अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति आके आपके बेटे को बोलेगा कि वो पागल है, मैं तो नहीं बर्दाश्त करूंगी, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। ठीक है, मैं भले मार दूं उसको, मैं अपना घर में जाके भले डांटूं, मारूं, सब करूं, लेकिन बाहरी कोई मारेगा या बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो वो वही गुस्सा है कहीं ना कहीं, क्योंकि फुटानी जी को लगता है कि वो पागल है, वो झूठा है, वो चोर है। अब इस तरह के आरोप जब लगा रहे हो तो मेरा गुस्सा एकदम पारा हाई, क्योंकि मुझे पता है यार वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कल को निकाल लेगा, ये तो प्रचार कर रहे हैं झूठ मूठ का। तो वो उसी गुस्से में मैं आती हूँ और बोलती हूँ सारी चीज़ें, और वो एंड होता है
उस हेल्पलेसनेस पे कि मैं अकेली हूँ यार, मैं अकेली हूँ, बाप चला, क्योंकि वो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 6 साल पहले वो छोड़ के गया है, तो वो सारी यादें, सारी चीज़ें, और उस दौरान मुझे अपने बच्चे, क्योंकि जब वो गए होंगे तो छोटा ही रहा होगा ना, हर चीज़ जुटाना एक बच्चे के लिए, बाहरी समाज से लड़ते हुए सारी यात्राएं रही होंगी ना, तो उस सीन के पीछे मैंने अज्यूम कर लिया था कि ये सारी यात्राएं ऑलरेडी मैं करके आई हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ ना, तो वो सब मेरे जहन में कहीं ना कहीं मुझे राहुल ने भी बोला वो रहेगा आपके, मैंने कहा बिल्कुल रहेगा वो। तो फिर उस पूरे शो में मैंने अपने पति की, ऐसा नहीं है कि मैं पति को प्रेम नहीं करती हूँ, मैंने उनकी घड़ी रखी हुई है जो सीन में है, मैं लास्ट में उतारती हूँ, और वो मैं इरिटेशन से उतारती हूँ कि क्यों क्यों चले गए। वो बहुत मूक संवाद है कि चले गए, और मैं गुस्से से, क्योंकि मैं उसको भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ ना, क्या बोलूँ उसको। कहीं ना कहीं अपना फेलियर आप मानने लगते हो कि अगर ये हुआ है तो कहीं ना कहीं आप फेल हो रहे हो अपनी मैरिज में, अपनी पर्सनल लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में थी मेरे। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने इस शो की शूटिंग छत्तीसगढ़ के गांव में करी, कैसा था आपका एक्सपीरियंस इन जनरल? आप बताइए, टीवीएफ के साथ काम करके आपको कैसा लगता है, क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसीलिए शायद ये दूसरा नहीं तीसरा होगा, मतलब इसके बाद भी मैंने एक शो किया है, और बहुत अच्छा, बहुत प्यार और सम्मान के साथ चीज़ें हो रही हैं या कर रहे हैं सारे लोग। बहुत अच्छा, मतलब छत्तीसगढ़ में तो सब बिल्कुल ऐसे टीम जैसे सारे, चाहे वो प्रोडक्शन की बात करूं, चाहे डायरेक्शन की बात करूं, कॉस्ट्यूम की बात करूं, और वैसे भी इन जनरल भी क्या होता है ना कि जब पता है कि 40-45 दिन आपको साथ में रहना है तो वो आपका परिवार हो जाता है ना। फिर आप ये नहीं देखते हो अच्छा ये मेरा साउंड वाला है, ये मेरा कैमरामैन है, हम सब परिवार होते हैं जी। मतलब अगर मैं अपने पर्सनल बात करूं, ज़्यादातर यही होता है कि हमारे दुख सुख में वो जो 45-50 दिन का दुख सुख है ना, वो वही होता है। तो मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सब लोग मतलब मैं किसी भी एक सिंगल व्यक्ति को ये नहीं कहूँगी कि नहीं ऐसा क्यों किया, वो क्यों नहीं, सब कुछ, हर एक चीज़ टू द पॉइंट, ऑन टाइम, सब कुछ हुआ। ओके। एक चीज़ जिसकी हमने बात ही नहीं करी, आपने म्यूजिक में मास्टर्स किया हुआ है। हाँ, लेकिन गवाइएगा मत, 20 साल हो गए मैं प्रैक्टिस किए हुए। जी। तो और ये भी मैंने पढ़ा आपको हारमोनियम बजाने का बहुत शौक है, तो क्यों मतलब गाना या उस संगीत को आपने क्यों नहीं परस्यू किया? देखिए, आने का तो बस सीधा सा बात है, माँ को लगा कि मैं अच्छा गाती हूँ, उन्होंने कर दिया, और धीरे धीरे मेरी रुचि भी जागने लगी और मैं करने लगी। लेकिन जब मैंने थिएटर किया ना तो वो चीज़ें पीछे चली गई। और थिएटर, जैसे मैंने बोला कि जब मैं शादी मेरी हुई तो बहुत संघर्ष का दौर था, घर चलाना था, सारी चीज़ें। तो म्यूज़िक में क्या होता है ना, प्रैक्टिस चाहिए बहुत। तो मम्मी के पास थी, तो मैं जब वहाँ थी तो मैं बहुत मतलब 8-9 घंटे प्रैक्टिस करती थी। अच्छा। जी, क्योंकि मास्टर्स जैसे जैसे आप लेवल बढ़ता है, बढ़ती ही जाती हैं चीज़ें। तो जब थिएटर में आई तो वक्त नहीं, क्योंकि सारा समय रिहर्सल में निकल जाता था, हालांकि गाती भी थी उस समय। फिर जब मुंबई आई तो बिल्कुल ही छूट गया, क्योंकि कुछ भी नहीं था। कब बैठ के आप रियाज करोगे, आप तो भागोगे ना यहाँ पे, कब रियाज करोगे। और जब मैं रिसर्च में भी एनरोल्ड हुई ना, तो मैंने ये सोचा कि रिसर्च तो मुझे करना है। मैं सच बताऊँ ना, मुंबई आने से पहले या ये निर्णय लेने से पहले कि मुझे पत्रकार बनना है जी, मेरे दिमाग में ये था कि मुझे प्रोफेसर बनना है, क्योंकि रिसर्च करने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ाना ही था मेरे दिमाग में। लेकिन वो कब पीछे चला गया मुझे खुद को नहीं भी पता चला। फिर मैंने रिसर्च जब मैंने किया तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा टॉपिक लूँ जिसमें मुझे रियाज ना करना पड़े, जिसमें थ्योरी बेस ज़्यादा हो। तो मैंने लिया था पूर्वांचल के लोक संगीत में विरह। अच्छा, ये मेरा टॉपिक था। थोड़ा बहुत किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समझ में आ गया कि इसको मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि कुछ और प्राथमिकता में आती जा रही थी चीज़ें। तो वो धीरे धीरे करके कब पीछे चला गया पता नहीं चला। संगीत अभी सुनती हैं आप ऐसा टाइम निकाल के? बहुत, गजलें। अच्छा, गजलें सुनती हूँ, मेहंदी हसन साहब के, जगजीत सिंह के, दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं। इवन मैं जब वर्कआउट भी करती हूँ तो गजलों के साथ ही करती हूँ। अच्छा, क्या बात कर रही है? वर्कआउट तो मैंने पहली बार सुना है। मेहंदी हसन साहब की गजलें लगा के मैं बहुत अच्छा वर्कआउट करती हूँ। तो इसमें
क्या ये साइकोलॉजिकल वो क्या है? पता है, क्योंकि उसमें चाहते ना बहुत फास्ट म्यूजिक हाँ, वैसा। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन पता नहीं मेरा सेट अच्छा, है। हाँ, ओके। ये मैं भी सोचती हूँ कि क्या है। और अगर गजलें नहीं हुई तो हाँ। भोजपुरी सॉन्ग अच्छा, बहुत। कोई सिंगर या कोई ऐसे गाने जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे भोजपुरी संगीत में, जो लोगों को ना पता हो शायद, नहीं मेरे सब जैसे? अच्छा आपका। मेरे कॉलीग ने मुझे 2 नाम कल बताए थे, मैथिली ठाकुर और मालिनी अवस्थी, जी जी कि ये दोनों बहुत जी पॉपुलर जी जी। गायिका मालिनी हैं। अवस्थी जी के जो हस्बैंड हैं वो आईएएस जी। थे और वो अच्छा। बहुत अच्छा गाती थे। उनका खासा नाम है, मतलब शारदा सिन्हा जी के बाद अगर कोई उतना पॉपुलर हुआ है उस तरह से तो वो मालिनी जी हैं। अच्छा। काफ़ी अच्छा उन्होंने अपनी जगह बनाई, अच्छा गाती थी। इवन अभी भी गाती हैं, गाए बगाए मैं बहुत तो नहीं सुन पाती हूँ, बट हाँ। और मैथिली तो अभी उसने शुरुआत किया है, लेकिन वो क्या गाती है भाई, अरे रे रे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आपने ट्रेंड देखा है कि इंस्टाग्राम रील्स पे वो गजलों के थोड़े थोड़े स्निपेट्स यूज करके वीडियोस बनाते हैं, तो आपकी क्या राय है उसके बारे में? क्योंकि मेरे पापा उसको पसंद नहीं करते, कहते हैं 8-9 मिनट की गजल है, उसमें तुमने 25 सेकंड निकाल के उसी को लूप पे प्ले किए जा रहे हो। तो मैं उनको कहता हूँ कि एटलीस्ट इसके थ्रू शायद कोई 20 साल का लड़का लड़की सुनेगा उस गजल को। एग्जैक्टली, ये इससे मैं भी सहमत हूँ कि एटलीस्ट वो जो शब्द जो गजलों में होते हैं उसके कान में तो पड़ेंगे, भले 2 सेकंड के लिए। वैसे तो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि गजलों को समझना यानी कि आप उन शब्दों के अर्थ को समझे तभी आपको वो गजल समझ में आएगी। बहुत सीधी सी बात है। और गजलों का क्या है कि उर्दू बेस्ड होते हैं, उर्दू सबको समझ में आती नहीं है, तो जब समझ में नहीं आएगी तो आपकी रुचि नहीं बनेगी, तो रुचि नहीं बनेगी तो आप क्या ही सुनेंगे। लेकिन एटलीस्ट इस तरह से कुछ तो चला जाएगा कान में। जी। हो सकता है कि किसी को सुनते सुनते अच्छा लग जाए, उसमें रुचि पैदा हो जाए। तो आप गुलजार साहब की खासी फैन रही हैं, ये 2-3 जगह से मुझे रिसर्च में पता चला है। अच्छा। कोई एक नज्म उनकी जो आपके बहुत दिल के करीब हो, या इन जनरल बता दीजिए गुलजार साहब में ऐसी क्या खास बात है जो आपको इतने पसंद है? गुलजार साहब की सबसे अच्छी बात है ना कि वो हर चीज़ का मानवीकरण कर देते हैं, हर चीज़ का पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं। मतलब इस मेज को या इस सोफे को भी ना वो ऐसे पेश करेंगे कि जैसे इसमें आत्मा है, ये व्यक्ति है, ये सोच सकता है, ये बोल सकता है। तो सबसे सुंदर बात, और ये बहुत कठिन होता है कि आप किसी ऐसी चीज़ में जान डाल दो, उसे जीवित कर दो जो नॉन लिविंग है। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है वो। और उनकी जितने भी, मेरा पसंदीदा गाना है कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, इजाज़त फिल्म का, वो फिल्म भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित की थी। मतलब वो अभिनय, वो डायलॉग्स कि अब भी सिगरेट पीते हो, तुम चश्मा लगाने लगी, मतलब वो चीज़ें ना वो पता नहीं बहुत हिट करती हैं कि वो उन गहराइयों में ले जाती हैं जो आप हर आदमी कर रहा होता है, लेकिन उसको इस तरह से कह देना कि वो अलग हो जाए, अरे बाप रे बाप। और उनकी लाइन है वो मेरा कुछ सामान में कि 116 चांद की रातें और एक तुम्हारे कांधे का तिल। मतलब चांद का कंपैरिजन आप अपने पसंदीदा मर्द के कंधे के तिल से कर रहे हो। आप सोचिए प्रेम का क्या स्तर होगा, किस लेवल पे वो महसूस करवाना चाहते हैं प्रेम को। आपने एक चीज कही थी, हम रोल करना शुरू किया था उससे पहले, कि प्रेम भी एक फुल टाइम चीज है। बिल्कुल, पार्ट टाइम मैं नहीं की जा सबको बोलती हूँ कि जो भी लोग प्रेम करना चाहते हैं इस बात के लिए बहुत तैयार रहें कि आपको पूरा वक्त देना पड़ेगा। आजकल तो पता नहीं कोई करता है नहीं करता है, मैं बहुत शिद्दत वाली हूँ और मुझे प्रेम होता है, ऐसा नहीं है जी। मुझे बहुत गहराई से मैं महसूस करती हूँ, तो बहुत गहरा महसूस करती हूँ। और इसमें बहुत बड़ा योगदान विक्रांत का भी, उनकी भी बहुत सारी कविताएं हैं, कहानियां हैं। उन्होंने तो एक खांची भर, मतलब पूरी पूरी डायरी अपनी बेटी के नाम लिख के रखी थी उसके आने से पहले। तो कहीं ना कहीं वो भी है। बट प्रेम मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रेम पे बात करना। वाह। उसके अलावा अमृता प्रीतम जी, जैसे मैंने पहले कहा कि आप ने उनसे बात करने का आपको सौभाग्य मिला था, लेकिन
आपने कहा कि गुलजार साहब और अमृता प्रीतम जी को अगर आप पढ़ें तो वो आपका कोर्स वर्क है जैसे प्रेम करने के लिए। जी जी मुझे लगता है बहुत मतलब अभिनय में ये खुराक है। मतलब मैं सबको बोलती हूँ कि पढ़िए, पढ़ना बेहद ज़रूरी है, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि किरदार कैसे बनते हैं, कैसे उनकी लेयरिंग होती है, वो कैसे जीते हैं। और जीवन में जो कुछ भी आए ना, वो खुराक की तरह लीजिए, चाहे वो दुख है, सुख है, या कोई भी घटना है। कभी ये मत सोचिए क्यों हो रहा है, वो आपको दे के ही जाएगा। और किसी भी कलाकार के लिए ना ये सब चीज़ें खुराक हैं। वो आपका वही बात है कि वो आप भर लो जी। आपने अगर दुख महसूस नहीं किया है तो आप दुख वाले सीन को कैसे पोर्ट्रे करोगे। इसीलिए कलाकार को ना थोड़ा आवारा होना चाहिए। आप प्रेम करिए, आप 10 बार प्रेम करिए, 10 बार दिल तोड़वाइए। वो बहुत सीरियस वाले जोन की बात नहीं कर रही हूँ कि आप शादी तक हर किसी के साथ शादी करिए, हर किसी के साथ बच्चे करिए, वो वाली बात नहीं करिए। लेकिन प्रेम करना एक बहुत पवित्र सी चीज़ है, उसको गंदा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको महसूस करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ चले ही जाएं, है ना जी, लेकिन वो ज़रूरी है, वो खुराक है आपकी। किसी भी कोई भी कलाकार हो, किसी भी तरह, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो आपका एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, सबको, सबके लिए एक खुराक है। दुख सुख, डांटना, गाली देना, सब कुछ आना चाहिए आपको, वरना आप कहाँ से, आप क्या चीज़ लाओगे आप लिखने के लिए, कहाँ से आप रिलेट करोगे चीज़ों को। तो मैं खुश होती हूँ अगर दुख आ रहा है मेरे जीवन में, मैं बहुत स्वीकारती हूँ। स्वीकारता मेरे में है बहुत ज़्यादा उस तरह से। वाह। आखिर में गरिमा जी ये बताइए, आपकी एक फिल्म आने वाली है अजय जी, जिसके बारे में आपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, उसका टीजर रिलीज हो चुका है। उसमें क्या किरदार प्ले कर रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं उसमें एक मुख्य भूमिका में हूँ। अच्छा। किरदार अभी थोड़ा बताना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो अभी उस तरह से ओपन नहीं है। हाँ, बट ये है कि बहुत महत्वपूर्ण किरदार है और जल्दी वो फिल्म आएगी दर्शकों तक। और योगी आदित्यनाथ जी पर वो फिल्म है, उनकी जीवनी पर। तो ऐसी देखते हैं क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच गरिमा जी। थैंक यू। आपने जिस तरह अपनी जिंदगी की कहानी बताई और जिस तरह से आपने इश्क को, प्रेम को उसके साथ आज इर्द गिर्द लपेटा है, आज हम सब वापस जाके प्रेम और इश्क की कविताएं पढ़ेंगे और नज़्में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ग्राम चिकित्सालय प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर रहा है, उसको प्लीज़ देखिए। मेडिकल ड्रीम्स आपको गरलियापा के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और गरिमा जी ने जितने भी काम किए हैं उनको प्लीज़ देखिए और उसे सराहिए। थैंक यू सो मच गरिमा जी, एंड वी होप टू सी अ लॉट मोर वर्क फ्रॉम योर एंड।